क्या? बस। तो शुरू करते हैं आज। सभी हमारे जो 50-60 लोग आते हैं, संभवतः आज लोग कम हैं। वो टच आपका मेरा पिछले 10-12 दिनों से रहा नहीं है। तो वापस जुड़ते जुड़ते और सारी चीजें सरल होते होते संभवतः एक आध दो कक्षाएं हमारी निकल जाएंगी। लेकिन बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मध्यमा की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कक्षा में हमने समझा था कि मध्यमा केवल एक उंगली नहीं, ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को अंकित करती है। आपकी माली हालत, आपकी आमदनी, आपका पैसा, आपकी संपत्ति और इसका आपके जीवन में उपलब्ध होने का क्या संयोग है, उसके बारे में हमने जाना था। अब इसके आगे हम मध्यमा के थोड़े और अलग अंगों को जानेंगे, वो भी उतने ही गंभीर। हमें मध्यमा को बहुत गंभीरता से क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये ही एकमात्र उंगली है जो आपके सभी उंगलियों के अनुपात को निश्चित करे। आप थोड़ा समझ लेना इस बात को। मध्यमा उंगली ही बाकी उंगलियों के अनुपात को निश्चित करती है, उनकी लंबाई को निश्चित करती है। मध्यमा उंगली से इंसान के लंबे उंगली का या छोटी उंगली का हम अभ्यास कर सकते हैं। उंगलियों की लंबाई ज्यादा है हथेली से या उंगलियों की लंबाई कम है हथेली से, इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे गंभीर रूप से इस उंगली को समझे। ये उंगली हमारे जीवन के संतुलन की उंगली है। बाकी उंगलियां तो अलग अलग विषयों से जुड़ी है और उनकी विशेषताएं उनके अपने अपने विशेष योगदान के कारण है। लेकिन इन सबको एक संतुलन में रखना, इन सबको एक संतुलन में अपने जीवन में आगे लेके जाना, इसका महत्वपूर्ण जिम्मा मध्यमा के पास दिया। मैंने अक्सर आज तक जितने भी अलग अलग हस्तरेखा के अभ्यास वर्ग देखे हैं, अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप देखे हैं, मैंने कभी उंगलियों पे बोलते हुए लोगों को सुना नहीं। जबकि ये प्राण है। आप प्राण को ही भूल गए हो और आप बाकी शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात कर रहे हो। तो ये शरीर अगर किसी मध्य किसी महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा है तो वो है शरीर का प्राण। और हस्तरेखा का प्राण है हस्तरेखा की उंगलियां, हाथ का आकार प्रकार, हाथ की रचना। केवल रेखाओं से आप किसी के जीवन का कुछ बताओ, ये पूरा सत्य नहीं हो सकता। और पूरे सत्य को समझने के लिए आपको हाथ को समझना पड़ेगा, उसकी बनावट को समझना पड़ेगा और विशेष रूप से उंगलियों को समझना पड़ेगा। उंगलियों में मध्यमा को समझना पड़ेगा, क्योंकि मध्यमा ही तो है जो हमारे जीवन का संतुलन देती है, जो विशुद्ध चक्र से जुड़ी है, जो हमारे गले में स्थिर है। गले का जो विशुद्ध चक्र है उसका और मध्यमा का करीबी संबंध है। तो आप अगर मध्यमा को नहीं समझेंगे तो आप हस्त सामुद्रिक को पूर्ण रूप से चूक जाएंगे। केवल पैसे का नहीं, पैसे का संतुलन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संतुलन है। लेकिन इससे आगे, जब पैसे की आपकी जरूरतें पर्याप्त हो जाती है तो फिर हम ईश्वर के चरणों की तरफ चलते हैं। भूखा आदमी कभी ईश्वर के पास नहीं जाता। एक भरे पेट का ही आदमी ईश्वर की तरफ जा सकता है। आचार्य रजनीश जी यानी ओशो जी हमेशा कहते थे कि मुझे गरीबों का गुरु नहीं बनना है, मुझे गरीब लोग मेरे सत्संग में आवे ये कतई मंजूर नहीं। मैं चाहता हूं मेरे सब सत्संगों में मेरे पास आने वाले लोग अमीर हो, जो अपनी जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर चुके हो, वही लोग आए। और वो हमेशा कहते थे कि इसका कारण भी है। जो आदमी मेरे पास आ रहा है वो अगर भूखे पेट है, जिसकी प्राथमिक जरूरतें ही पूरी नहीं हुई है, उनकी बुनियादी जरूरतों को अब कोई ठिकाना नहीं है, सुबह खाया शाम को नहीं खाया, ऐसा आदमी मेरे बताए वचनों को समझ नहीं पाए।
जिसकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो चुका है, जो भरा पेट है, जिसके जीवन का सब स्थिर सरल है, वही जीवन में ईश्वर को जल्दी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरतें खत्म है। आपकी बुनियादी जरूरतें क्या है, ये आपको पहले पता करना है। आपकी बुनियादी जरूरतें अगर आपके पास जानकारी में नहीं है, तो फिर आपके जीने का मतलब क्या है? केवल आप मूलाधार से नहीं जुड़े हो, स्वादिष्ठान से नहीं जुड़े हो, आप मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आपका आज्ञा और सहस्त्रता, इन सभी चक्रों से जुड़े हो। इन सभी चक्रों की अपनी अपनी एक जरूरत है, और हर चक्र का संतुलन भी जरूरी है। मेरे इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले, सभी चक्रों का संतुलन करेंगे तभी जीवन में आप आगे जाएंगे। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो इतने से मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। मेरे पास बहुत बुद्धिमत्ता है, मेरे पास बहुत पुरुषार्थ है, तो मैं ईश्वर के पास नहीं जा सकता। मुझे बहुत सारी चीजों का संतुलन करना है, फिर वो कौन बताएगा कि मेरे संतुलन की स्थिति क्या है? मित्रों, ये एकमात्र उंगली है जो बता सकती है आपके जीवन की संतुलन की स्थिति क्या है। मुझे कोई बात कर रहा है क्या मेरे से? नहीं। तो संतुलन आपको आपके जीवन का रखना है, और तभी आप आपके जीवन में आपकी मनचाही चीज को पा सकते हैं, मनचाही चीज को उपलब्ध हो सकते। कहते हैं युधिष्ठिर ही केवल स्वर्गारोहण कर सका, स्वर्ग में जा सका, बाकी 4 पांडव और द्रौपदी भी स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते पहुंचते वो अपना अस्तित्व खो गए। जब स्वर्ग का द्वार खुला और युधिष्ठिर को अंदर बुलाया, तो युधिष्ठिर ने बोला कि मेरे साथ यहां तक एक छोटा सा श्वान भी आया है, कुत्ता भी मेरे साथ चल के आया है, तो आएंगे तो हम दोनों साथ आएंगे, अन्यथा मैं नहीं आऊं। और वो अंतिम परीक्षा भी वो पास कर गया। नहीं तो स्वर्ग का निमंत्रण आ गया, तुरंत कदम अंदर रख दिया और स्वर्ग के अंदर युधिष्ठिर जा सकते थे। लेकिन भगवान स्वयं वहां उनके साथ यात्रा करके आए कि इस आदमी में अब भी मोह बाकी है, इस आदमी में अब भी स्वार्थ बाकी है, इस आदमी में अब भी संतुलन पूरा है या नहीं है। और फिर उन्होंने जैसे ही उस कुत्ते को अंदर आने की अनुमति दी, तो स्वयं भगवान की सारी लीला थी। देखो मित्रों, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूं, मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। आप सभी लोग इस विषय में बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे समझदार भी हो। हमें जीवन के संतुलन के लिए मध्यमा सीखनी है। अनामिका का कार्य अलग है, कनिष्ठा का अलग है, अंगूठे का तो और भी अनूठा है। आने वाले 12 दिन 24 घंटे हम बहुत मजेदार चीजों को जानने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण उंगली को एक बार अगर आप समझ लेंगे, आपके अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने समझ लिया। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता का कैसे दृष्टिकोण निभाती है। अब देखते हैं और इसके साथ क्या महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हैं। शनि उंगली हमारे हाथ के मध्य में स्थित है, और अन्य उंगलियों की तुलना में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी लंबाई सबसे अधिक है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे लंबी ही चाहिए। हाँ, कितनी चाहिए ये हम बाद में देखें। शनि ने इस उंगली को बुद्धि, गंभीरता, मन, बुद्धि, गंभीरता, मन, अब मन का भी संतुलन आदि गुणों से संपन्न किया है। आप कहेंगे फिर बुद्धि का तो काम
बुध की उंगली बैठी है। मन के लिए तो चंद्रमा बैठे हैं। ऐसा नहीं है। ये ये सबका सार लेके बैठे हैं। केवल आपके पास बुद्धि पर्याप्त नहीं है, बुद्धि का संतुलित होना पर्याप्त। बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है, बुद्धि का संतुलित होना पर्याप्त। एक कहावत है संस्कृत में, भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पुरुषार्थम। समुद्र मंथने न लाभे, हरिर लक्ष्मी हरोर विष्णु। आपके जीवन में भाग्य सबसे महत्वपूर्ण, और भाग्य आपके संतुलित वर्तन से आएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र, न बुद्धि न च पुरुषार्थम। स्वयं कुंती ने रो रो के भगवान कृष्ण से कहा, मेरे बेटों में क्या अवगुण देखा तुमने, जिनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, पुरुषार्थ कोई कमी नहीं था, फिर भी सारी उनकी उम्र अपने सारे संपत्ति को, धन को और भाग्य को कमाने में उन्होंने बिता दिए, और बुढ़ापे में जाके फिर उन्होंने 38 साल अपने जीवन का जो भी है वो राजगद्दी का उपभोग किया। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि केवल बुद्धि नहीं चलेगी, केवल पुरुषार्थ नहीं चलेगा, इसका संतुलन चाहिए। बुद्धि का, पुरुषार्थ का, मन का, सबका हमको संतुलन चाहिए, तभी हम मध्यमा को बड़ी गंभीरता से देखेंगे। संपत्ति होने से आपके जीवन में सारी चीजें नहीं आती है। केवल संपत्ति आपको सारी चीजें देने के लिए सक्षम नहीं है। आपके पास संपत्ति का उपयोग करने के लिए संतुलित मन चाहिए, संतुलित बुद्धि चाहिए, संतुलित आपके पास विवेक चाहिए। बहुत सारी चीजें संतुलन में चाहिए, तभी आप संपत्ति का उपयोग भी कर सकते। इसलिए इसे संतुलन बनाए रखने वाली उंगली कहा जाता है। देखो ये महत्वपूर्ण बात है, शनि उंगली को संतुलन बनाए रखने वाली उंगली कहा गया है। स्वाभाविक रूप से अन्य उंगलियों की तुलना में इस उंगली को अधिक महत्व देना उचित होगा। इस उंगली को अधिक महत्व देना उचित हो। शनि की उंगली अपने नीचे स्थित शनि पर्वत पर टिकी होती है, और यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि यह उंगली सीधी हो तो अपने नीचे स्थित शनि पर्वत के गुणों को ग्रहण कर लेती है। उंगली सीधी हो तो ही उस नीचे स्थित पर्वत के गुणों का ग्रहण करेगी, अन्यथा उस पर्वत के जो विशेष गुण हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। वो अपने अच्छे कर्मों को भूल के कुछ दूसरे ही असंतुलित गुणों को उपलब्ध हो जाएगी। यह उंगली व्यवहारिकता, सूझबूझ, सावधानी और किसी भी अतिवादी भावना को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। हमारे पास, सबके पास बहुत ज्यादा भावुकता है। मतलब हम सभी लोग भावनात्मक हैं। हम सभी लोग बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं और फिर बहुत जल्दी किसी से बिछड़ भी जाते हैं। इस कक्षा ने मुझे बहुत प्रेम दिया, सम्मान दिया, और इसके पहले भी मैंने ऐसी 50 कक्षाएं ली हैं जिसमें बहुत सम्मान मिला था। लेकिन कक्षा चलती रही, बहुत लोगों के फोन आते रहे, बातें होती रही, प्रेम सद्भाव मिलता रहा, कक्षाएं बंद हो गई, लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त। हमें हर चीज को एक संतुलित रूप में रखना है। आप सदैव संपर्क में बने रहें। कक्षा चालू है तब तक आप मुझसे बात करो, मेरे प्रति सम्मान व्यक्त करो, मुझे धन्यवाद दो। मैं कहूंगा आप मेरे साथ कक्षा के साथ, कक्षा के बाद सभी समय जुड़े रहे। मैं देने के लिए आया हूं, आप ले लो, मेरे पास जो भी है
जो भी रूखी सूखी रोटी है मैं आपको साझा करके जाऊं। मैं कोई आपको वादा नहीं करता कि मेरे पास हीरे जवाहरात मिलेंगे आप, लेकिन जो भी है वो शुद्ध भाव से देके जाऊंगा। संभवतः आपकी सारी तृष्णा, आपकी सारी भूख मिट जाएगी, लेकिन आजीवन बने रहें, केवल इसके साथ न रहे। ऐसा ही शनि उंगली का कहना है कि अतिवादी भावना जो हमारे में है ना, उसको संतुलित करने का काम ये केवल एक ही उंगली करती है। हमारी उंगली कैसी है हमको देखनी हो। पहले तो उंगली को समझेंगे, फिर उंगली को लंबाई को समझेंगे, फिर उसके पोरों को समझेंगे। तो अतिवादी भावना या बहुत ही भाव विभोर हो जाना, अभिभूत हो जाना, ये ये उंगली की आपकी स्थिति तय करेगी। और फिर अक्सर हम खुशी खुशी में बहुत सारे लोगों को जबान देके अटक जाते हैं, और दुख हो जाता है बहुत तो किसी के लिए बहुत क्रोधित होके कड़वे वचन भी कह देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? हम तय नहीं कर सकते हमको क्या करना है। सारा आपके हाथों में पहले ही लिख के आ चुका है। आपके गर्भ के छठे महीने से 12वें महीने तक, सप्ताह तक, माफ करिए, छठे सप्ताह से 12वें सप्ताह तक उंगलियों ने अपना स्थान निश्चित कर लिया है। अब उसके प्रभाव में आप जीवन भर चलते रहेंगे। हाँ, ये आप नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको अब समझ सकते। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आपके अंदर आप खुद को देख सकते हो। अगर आपने खुद को एक बार देख लिया, समझ लिया, तो संभव है आप खुद को सही भी कर सकते। क्योंकि इंसान के पास कुछ भी करने की संभावना ईश्वर ने दे दी, लेकिन जब तक वो खुद को देखेगा नहीं तब तक नहीं कर पाए। दूसरे का अनुकरण तो करना ही नहीं है, खुद का ही आप खुद का अनुकरण करो। खुद की श्रेष्ठता में आप सदैव व्यस्त रहो। सबसे श्रेष्ठ आप हो, और आप आपसे ही, खुद के साथ ही स्पर्धा करो, दूसरे के साथ ना करो। तो अतिवादी भावना को नियंत्रित करने का काम दिया है आपकी मध्यमा उंगली को। ऐसी प्रबल मान्यता है कि शनि उंगली हमारे शरीर के पेट से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, और इसलिए यदि अग्नि की कमी, अपच आदि के कारण पेट में गड़बड़ी हो तो व्यक्ति को दुख और अवसाद का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस उंगली का यकृत से विशेष संबंध है, और इसी में इसमें कोई असामान्यता न हो तो माना जाता है कि व्यक्ति को यकृत से संबंधित समस्याएं हैं। अभी कोई असामान्यता आपके हाथ में है, आपकी उंगली अगर टेढ़ी मेढ़ी है, मैं आगे से पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको यकृत से संबंधित बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। यानी आपके शरीर का संतुलन, आपके बुद्धि का संतुलन, आपके भावनाओं का संतुलन, आपके पुरुषार्थ का संतुलन, आपके संपूर्ण जीवन का संतुलन, सब कुछ इस उंगली के पास है। और यही तय करेगी आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं नहीं जानता कि आपने इस उंगली को कितनी गंभीरता से इसके पहले पढ़ा है, लेकिन मैं इस उंगली को थोड़ी ज्यादा गंभीरता से पढ़ाता हूँ। बाकी उंगलियों को भी मैं उतनी गंभीरता से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन इसको मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि इसको चूकना नहीं, इसको कभी भूलना नहीं। मध्यमा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अभी भी फोन आते हैं कि सर बड़ा हाथ छोटा हाथ अभी भी समझा नहीं। तो मैं कहता हूं बड़ा हाथ और छोटा हाथ जो है आपका, वो एक अभ्यास है, खुद का स्वाध्याय है। अगर आप उसको समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। खुद का स्वाध्याय करके कहो, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। नहीं समझ पाए, आज के आज ही आपको समझना है। उंगलियों को समझ लो, उंगलियों की लंबाई को समझ लो, उंगलियों के अनुपात को समझ लो। आपका सारा अभ्यास शुद्ध रूप में और सही दिशा में यात्रा करता रहे। तो आप ये भूले नहीं, उंगलियों को शांति से समझ ले। फिर छोटा हाथ बड़ा हाथ समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। यदि शनि की उंगली अन्य उंगलियों की तुलना में मोटी चौड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह एक से अधिक बार होता है। साथ ही यही उंगली बहुत लंबी हो तो यह निराशावाद, कठोर स्वभाव, भ्रष्ट सोच और उदासी का संकेत देता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है यदि ये उंगली बहुत लंबी है तो यह निराशावाद, कठोर स्वभाव, भ्रष्ट सोच, उदासी का संकेत देता है। अब ये
बहुत लंबी कैसे तय होगी, कोई बता सकता है क्या कि ये उंगली बहुत लंबी है, ये कैसे तय करेंगे? हमने उंगलियों के अनुपात के कक्षा में सीखा है, उंगलियों का अनुपात कैसे देखा, किसी माइट को बी याद है क्या? कोई बता सकता है तो जरूर बताएं। हार्ड लाइन और माइंड लाइन, हार्ड लाइन और माइंड लाइन जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनको जोड़ के जो लेंथ आपका आएगी। आवाज बहुत कम है आदरणीय, थोड़ा आवाज आवाज बढ़ाएं। कैसे बढ़ेगी मालूम नहीं। आपने क्या बताया था? हार्ड लाइन और माइंड लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है एग्जैक्टली exactly. काउंटिंग। बिल्कुल 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 सही बताया आपने। सर लंबाई और चौड़ाई का एवरेज लेके उसके सापेक्ष लंबाई मध्यमा की। एग्जैक्टली exactly. अब देखिए, जीवन रेखा और हृदय रेखा की लंबाई से अगर मध्यमा की लंबाई ज्यादा है तो वो उंगली बड़ी है। लेकिन अक्सर एक विशेष संशोधन में पाया गया है कि जब भी निराशा बहुत बड़ी, जब भी लोगों ने अपने आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, आत्महत्या कर दी, खुद के अस्तित्व को मिटाने के लिए सोचा, उनकी मध्यमा बहुत ज्यादा लंबी लगी। मैंने पिछले सप्ताह में आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि अगर मैं, चलो सवाल के रूप में पूछता हूं कि दायां हाथ और बायां हाथ, ये हमारे माँ के पेट में तय होता है कि हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बायां हाथ इस्तेमाल करता हूं मेरे जीवन में सदैव, तो मेरे हाथ में ये कैसे प्रमाणित होगा? कौन सी उंगली बताएगी कि ये आदमी बायां हाथ इस्तेमाल करने वाला है या दायां हाथ इस्तेमाल करने? आपको याद है किसी को मैंने ये बहुत आ, गहराई से ये बात बताई थी आपको कि ये आदमी बायां हाथ इस्तेमाल करता है? इस उंगली की लंबाई को अगर आप देखते हैं तो समझ जाएंगे कि इसका बायां हाथ ही इस्तेमाल होगा। सर वो टेस्टिरोन की के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया ना शायद। सर जी ये बताया था कि गर्भ में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सडनली बहुत बढ़ जाती है। एग्जैक्टली exactly. उससे क्या होता है? उससे आपकी अनामिका की लंबाई बढ़ जाती है, और अनामिका की लंबाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो सामान्य रूप से ज्यादा हो गई, अगर वो आपकी मध्यमा के करीब करीब आने का प्रयास कर रही है, तो याद रखना ये सभी लोग बाएं हाथ का काम करते हैं, ये सभी लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये अक्सर विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूं, कि अगर आपकी रिंग फिंगर, आपकी अनामिका बाएं हाथ की विशेष रूप से बहुत लंबी हो गई, तो आप बाएं हाथ से काम करने वाले लोग हो जाओगे, दाएं हाथ से नहीं, राइट हैंडेड नहीं, लेफ्ट हैंडेड हो जाओगे। दोनों हाथ की अनामिका बढ़ती है एक साथ ही, बहुत लंबी होती है, तो भी पक्ष वही रहेगा, तो भी उसका प्रमाण वही रहेगा कि यह आदमी बाएं हाथ से काम करने वाला है, लेफ्ट हैंडेड है। तो ये ध्यान में रहे कि ये उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब मैंने बताया कि इसकी लंबाई अगर बहुत बढ़ गई मध्यमा की, तो क्या होगा? निराशावाद, कठोर स्वभाव, उदासी का संकेत। अब इनमें दिक्कत क्या है? इनमें पाचन की स्थिति खराब हो जाती है। मुझे अगर 1000 कैलोरीज की रोज जरूरत है, और मेरे पास खाना खाने के बाद मात्र 250 कैलोरीज ही बन रही है, तो आज मेरे पास 750 कैलोरीज का घाटा है। अब वो कहां से भरूंगा मैं? फिर मैं पूरे दिन अस्वस्थ रहूंगा, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं किसी से खुलकर मिलूंगा नहीं, मैं मेरे परेशानियों को किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। क्यों नहीं? मेरे पास एनर्जी नहीं है, मुझे बताने के लिए दिक्कत हो रही है। भाई साहब, मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मैं थक गया हूं। और अगर मेरे साथ फिर भी कुछ बुरा होता, फिर तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊं। मैं सीधा सीधा
खुद को खत्म कर दूंगा, या मैं सामने वाले से जोर से लड़ पड़ूं, कुछ भी हो सकता है, मेरे पास ऊर्जा नहीं। जबकि तर्जनी लंबी होती है तो क्या होता है, जरूरत है 1000 की, आ गए 1100। अब हुआ क्या, ये 100 एक्स्ट्रा है। तो एनर्जी का तत्व ऐसा है, ऊर्जा का तत्व ऐसा है कि वो बनाई नहीं जाती और मिटाई भी नहीं जाती, वो एक रूप से दूसरे रूप में सदैव चलती रहती है। तो मेरे पास एनर्जी ज्यादा हो गई तो मैं लोगों की मदद करूंगा, लोगों से बात करूंगा, मिलूंगा, जाऊंगा, ये वो करूंगा। ये 1100 में से बचे हुए 100 मैं इस्तेमाल करूं। इनका पाचन बहुत अच्छा होता है, तर्जनी अच्छी होती है। तो शनि का पाचन बहुत खराब, जितनी लंबाई बढ़ी उतना उनका पाचन खराब हो गया, पेट की समस्याएं चालू हो गई, और फिर निराश हो गए। और इनका फिर उदासी भरा स्वभाव कई बार लोगों के लिए सख्त हो जाता है। वास्तविक उनके प्रति हमें सदैव संवेदनशील रहना चाहिए, उदार भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद अंदर से परेशान हैं, इनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। मेरे घर में 100 ट्यूब लगाई है, लेकिन एक को जलाने इतनी भी मेरे पास, अगर बिजली नहीं आ रही है तो मेरे 99 ट्यूब्स बंद ही रहेंगी ना। मैं एक को जला के उसमें अंधेरे में बैठूंगा। ऐसा ये शनि है, हमें इसको सदैव समझना पड़ेगा, सम्मानित करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, और हौसला खोने के बाद अक्सर ये लोग अपने जीवन को दिक्कत होती है। जैसे ही हौसला खत्म हो गया, ये लोगों को कोई पड़ा नहीं है, फिर वो अपने हाथ के कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अपने कार्य में फिर वो अपनी ऊंचाई को छू भी नहीं पाएंगे। किसी का स्पीकर चल रहा है, कृपया अपना स्पीकर बंद रखें। तो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये लोग कभी भी अपना हौसला खोए नहीं, और ऐसे लोगों के साथ फिर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं। कुछ उसके लिए हमें कुछ विशेष उनको ट्रीटमेंट्स या उनके लिए मानसिक प्रयोगों का भी चयन करना। हिंदू दर्शन में कर्म कारण परिणाम के नियम द्वारा संचालित होते हैं, और इनके 3 मुख्य प्रकारों में विभाजन किया। देखो, हमारे जो कर्म है ना, वो कारण और परिणाम के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। एक तो है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियामान कर्म। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये आपका अभ्यास नहीं, ये अतिरिक्त जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि मध्यमा से इसका सीधा संबंध। हमारे कर्मों को संतुलित रूप से करने के लिए हम पहले क्या लेके आए मालूम है क्या आपको? देखो, संचित कर्म, मैंने एक यहाँ पे एक ये धनुर्धारी आदमी की प्रतिमा लगा दी है, जिसके पास बहुत सारे बाण हैं, बाण। ये मेरा संचित है, मैं पूर्व जन्म से लेके आया। क्रियामान कर्म, जो अभी मैं कर्म कर रहा हूं, और उसका फल मेरा प्रारब्ध कर्म जो है वो सामने टारगेट के रूप में मैंने दिखाया है। तो मित्रों, ये देखो, हमारे कर्मों में हम जो कर सकते हैं उतना ही करेंगे। बहुत बार मुझे लोगों के फोन आते हैं, हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, ये है वो है, हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं, कभी किसी का गलत किया नहीं। बहुत पुराना हिसाब, ये वही खाता बहुत पुराना है। जीवन ही आपका सारे फल आपको नहीं दे रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे पुराने जन्मों के भी हिसाब पूरे हो रहे हैं। तो आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद करें कि चलो एक एक हिसाब में कर लिया। प्रारब्ध कर्म जो है, ये आपके संचित कर्म का भाग है, जो परिपक्व हो चुका है, आपको वर्तमान जीने में अनुभव कराना है, और इसे अक्सर भाग्य कहा जाता है। यह आपके जन्म, परिवार, जीवन काल और जीवन के प्रमुख घटनाओं को आकार देता है, और इसे बदला नहीं जा सकता। ये सारा हिस्सा आपके मध्यमा के कक्षा में आता है। संचित कर्म क्या है? पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का विशाल। क्रियामान कर्म क्या है? ये देखो, ये दो जो है ना, ये आपके मध्यमा के बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।
क्रियामान कर्म क्या है? इसे आगामी कर्म भी कहा जाता है। यह नया कर्म है जो आप वर्तन क्षणों में आपके विचार, शब्द और कार्यों के माध्यम से उत्पन्न कर रहे हो। आप अभी मुझे सुन रहे हो, आपके विचार, आपका मुझे सुनने का कार्य, आपके शब्द, आपके सारे विषय। मैं अक्सर कहता हूं कि आप प्रकृति से संघर्ष ना करो, छोड़ दो, किसी के साथ संघर्ष मत करो, सबके साथ सरल हो जाओ और सबको स्वीकार करो, क्योंकि आपका किसी के ऊपर भी नियंत्रण है ही नहीं। और जब भी आप नियंत्रण रखने जाते हो आप अक्सर दुखी होते हो। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे ऊपर तुम विश्वास करो, नियंत्रण किसी का नहीं करना है, सबको या तो साक्षी भाव से स्वीकार करो या तुम सबको उनके अपने रास्ते पे जाना। तो ये मध्यमा तय करती है आपकी इनमें से कौन सी चीज को आप उपलब्ध होंगे। आप जीवन में बहुत सारी विपत्तियां लेके आए हैं, लेकिन इसका पिछले भी जन्मों से बहुत सारा आपके कनेक्शन है। यह जन्म का कोई कनेक्शन संपूर्ण नहीं है। ये अध्यात्म की बातें मैं आपको आगे आगे भी बताता रहूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बड़ी मजेदार जानकारी भी देते हैं कि इसमें हम एक होप एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं। होप एक्सपेरिमेंट, आशा का प्रयोग, जो मैंने नहीं, एक 1950 के दशक में बहुत विशेष प्रयोग ये हुआ है। वो प्रयोग कैसा हुआ, कि वहां उसकी जानकारी में ये थोड़ा सा आपको अभ्यास पहले दे देता हूँ, फिर वो मजेदार अभ्यास आपके सामने रखना है। मध्यमा उंगली को लेके वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शनि की उंगली सामान्य लंबाई की हो तो व्यक्ति धूर्त होता है। इस प्रकार अत्यधिक उत्साह पर अंकुश लगता है। यदि उंगली के कारण बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र के साथ शासित लोगों में अत्यधिक उत्साह पर अंकुश लगता है। देखिए ये बहुत उत्साही ग्रह है। बृहस्पति, सूर्य, मंगल और शुक्र ये बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, बहुत ज्यादा एनर्जी। यदि शनि की उंगली छोटी हो या बृहस्पति की उंगली के बराबर हो तो उससे भी छोटी हो तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता है। अब कैसे आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा आदमी भरोसे के लायक है या नहीं? ये इसके सारे प्रमाण है। मैं दाएं हाथ से काम करूं, मैं बाएं हाथ से काम, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत सकारात्मक हूं, कैसे तय करेंगे आप? केवल गुरु पर्वत पे शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देती है। मैं एनर्जेटिक हूं, लेकिन मैं किसी भी चीज को लेके केवल शुरू में ही बहुत सकारात्मक सोच रखता हूं, बाद में क्या है, मेरी मस्तक रेखा कहां से शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई। रेखाओं का खेल बड़ी गंभीरता से समझने पर, अगर रेखाएं समझ गए तो फिर बहुत जीवन सरल और बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन रेखाओं को आपको हाथ के आकार के साथ जोड़ जोड़ के समझना। हम ये कभी भी नहीं देखते हैं कि हम वास्तविक एनर्जेटिक है या नहीं है, हम भरोसे के लायक है या नहीं है, हम खुद के जीवन में संतुलित है या नहीं। हम तो दूसरों को नसीहत देने के लिए जा, जबकि हमको खुद को ही देखना है हमारी शनि की उंगली की लंबाई सामान्य है कि नहीं है। अब ये सामान्य कैसी होगी? अगर हमारे जीवन रेखा और हृदय रेखा की लंबाई के अनुपात में ही शनि की उंगली की लंबाई है तो हमारी ये स्थिति सामान्य है। यानी वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है और कम भी नहीं। बड़ी होगी उसके कुछ फायदे आएंगे, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी फायदों से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छोटी होगी उसके थोड़े बहुत फायदे होंगे, लेकिन उससे नुकसान ही ज्यादा आपके जीवन में आएगा। जितनी छोटी होती जाएगी मध्यमा उंगली, नुकसान आपके पक्ष में ज्यादा आएगा। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी लंबाई लेकर, बहुत कम है। हमारी कक्षा में शायद एक आभाजी है जिन्होंने मुझे बताया था कि मेरी उंगली मध्यमा जो है वो लगभग जीवन और हृदय रेखा की लंबाई के अनुपात में 1-2 मिलीमीटर आगे पीछे चल रही है।
नहीं सर, वो गलत है। मैं इसको भी ठीक ढंग से मेजर कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होगा तो फिर ठीक है। सर वो लेकिन सिखा दीजिए प्लीज, ठीक से करना। मैंने सिखा तो दिया है आपको, अगर आप कहें तो उसके लिए ये कक्षा होने के बाद और एक बार कक्षा ले लेंगे। ये सर अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे। ठीक है। तो अभी आप आपकी सभी के अपनी अपनी मध्यमा देखें, मुझे मालूम नहीं किसके पास ऐसी उंगली है, लेकिन अगर ऐसी उंगली है, मैं ऐसे अभ्यासक को अपने हाथ का फोटो भेजने के लिए विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा। ऐसे लोग बड़े स्थिर, शांत, गंभीर और खुश मिजाज भी है, प्रमाणित रूप में अपना जीवन से, ऐसे बहुत कम लोग। सदैव गंभीर होना भी नहीं है और सदैव शांत होना भी नहीं है, सदैव खुश भी नहीं रहना है, सदैव दुखी भी नहीं रहना, सबका संतुलन मध्यमा के पास है। तो आपको ये देखना है आपकी उंगली कहाँ है। अब वो नीचे है ऊपर है, सारा खेल बिगड़ता जा रहा है। शनि की उंगली टेढ़ी है, हाथ में शनि की उंगली टेढ़ी हो तो ये क्या है? पागलपन, हत्या की प्रवृत्ति आदि का संकेत देते हैं। डर्मेटोग्राफिक्स में हम कुछ चिन्ह पढ़ाते हैं, उसमें एक बड़ी विशेष बात मैं पढ़ाता हूं। टेड बंडी नाम का एक बहुत बड़ा सीरियल किलर हुआ अमेरिका में। टेड बंडी नाम थोड़ा याद से रखना ध्यान में। उसने 300 से ज्यादा लड़कियों को अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया और बड़ी क्रूरता से उनको मार दिया। 300 से ज्यादा लड़की। मित्रों ये कोई मजाक नहीं है। किसी के जीवन को आप इतनी निर्दयता पूर्वक खत्म करते हो और उसके प्रति आपको कोई मलाल नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है, कोई आपके जीवन में उसके प्रति कुछ भी अफसोस नहीं। इसका भी अभ्यास आपको इसी उंगली के माध्यम से करना है। और वैसे चिन्ह भी आते हैं, वो चिन्ह भी पढ़ाते हैं हम कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे चिन्हों के कारण क्या क्या जीवन में गंभीर बातें कर जाते हैं। क्योंकि टेढ़ बंडी के सारे चिन्हों की 10 के 10 उंगलियों के चिन्हों की पीडीएफ उपलब्ध है और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है, तो वो डर्मेटोग्राफिक्स में पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव ईर्ष्यालु और जटिल होता है। अब ये उंगली अगर टेढ़ी हो तो ईर्ष्यालु होती है। देखिए ये टेढ़ी उंगली, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। सभी लोग पीपीटी में सही से देख पा रहे हैं ना? जी सर। जी सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। देखिए ये सारी उंगलियां ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब ये भी टेढ़ी है, बीच वाला जो है ना, इसको भी बड़ी गंभीरता से देखिए, मैंने इसको सर्कल लगा, एक स्क्वायर लगा दिया। ये अनामिका सीधी है, कनिष्ठा सीधी है, तर्जनी सीधी, मध्यमा सीधे जाते जाते ये देखो सीधे जाते जाते टेढ़ी हो गई है। तो ये लोग जो है ना, इनको समझना बहुत कठिन है, ये जटिल है। बहुत जेलसी है लोगों की, बहुत जेलसी। और जितनी फिर ये लंबी होती जाएगी, टेढ़ी है और लंबी है, मित्रों कुछ भी कर जाएंगे ये लोग। दूर रहे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये लोग फिर हत्या की प्रवृत्ति का संकेत भी देते हैं। पागलपन यानी ये वास्तविक जीवन में पागल नहीं, पागलों जैसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास अगर कुछ अच्छा है और मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे वो क्यों नहीं, इसके लिए वो आपके प्रति बड़ा नकारात्मक भाव बना सकते हैं। हमें हाथ देख के दूर से ही समझ जाना है किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं। मैं तो कहता हूं आप किताब और नोट्स ले भी मत, इस 2 घंटे को मेरे से एक साथ जोड़ लो। आपके जीवन में आपको हस्तरेखा वापस पढ़नी नहीं, आप बहुत सारे लोगों को समझना चलो, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं सारी चीजों का ज्ञान देने के लिए, लेकिन मैं आपको इसका मध्यवर्ती रूप बताऊं, इसका निचोड़ बताऊंगा। पाश्चिमात्य और हमारे सनातन हिंदू धर्म के जितने भी लोगों ने जो भी संशोधन किया, सबका एक मध्यवर्ती जो निचोड़ निकलता है वो मैं बताऊं।
और ये प्रमाणित है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, इसका इस्तेमाल आप सीधे सीधे कर सकते और इसमें आप कहीं पर भी खुद को गलत नहीं पाओगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार लोगों के व्यक्तिगत अनुभव वो किताबों में लिख देते हैं, हम उसी को उठा के किसी को बता देते हो, कई बार वो चीजें गलत हो जाती, फिर निराश भी हो जाते कि भाई ये कैसे ऐसे। तो ये ध्यान में लीजिए, ये जो है ना, ये लोग टेढ़ी उंगली वाले ईर्ष्यालु है, जटिल है, थोड़े से सनकी है और हत्या की प्रवृत्ति वाले, इनमें बदला लेने की प्रवृत्ति भी बहुत होती है। यदि यह उंगली मोटी चौड़ी लंबी हो तो ऐसे लोग डरपोक, उदास, निराशावादी, विकृत सोच वाले होते हैं और अपना समय भाग्य पर निर्भर रहकर व्यतीत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसी, ये जो है ना बीच वाला दिखा दिया है मैंने, मोटी चौड़ी और चपटी भी है। इसको और प्रमाणित करने के लिए इसकी हृदय रेखा देखिए, शनि पर्वत के नीचे नीचे पहुंच के रुक रही है। बहुत ही शनि के गहरे प्रभाव वाला आदमी है, डरपोक भी है और बहुत ही विकृत सोच वाला, निराश भी। इसकी शनि की लंबाई भी देखिए उंगली की कितनी बड़ी है। अगर ये लंबाई देखेंगे और हमारी जो ये लंबाई है, इससे ये लंबाई काफी बड़ी है। केवल उंगलियों की खूबसूरती ना देखे, उंगलियों का सीधा होना बहुत जरूरी है। उंगली अगर सीधी है तो ही उस उंगली के नीचे स्थित ये जो शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं, उनकी सारी शक्ति लेने का केवल एक ही मार्ग है, आपकी उंगली सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी उंगली सीधी नहीं है तो फिर आपके पास इन सारे व्यक्तित्वों का कहीं ना कहीं आगमन हो गया है। आप इसके प्रति अपने व्यक्तित्व में थोड़ा अभ्यास करें, समझें और उसकी दृष्टि में फिर आपको मैं कुछ आगे अच्छे से उपाय भी बताऊं। उपाय मतलब मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है, जो साइकोलॉजिकल उपाय वो बताऊं। ये लोग समय भाग्य पर निर्भर रहकर व्यतीत करते हैं। देखिए ऐसे लोग समय को बार बार भाग्य से जोड़ते हैं और जीवन कुछ ना करते हुए बिताने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मोटी चौड़ी हो तो, और केवल तो वो लंबी है, पतली है, टेढ़ी है तो पागलपन है, हत्या की प्रवृत्ति है और ऐसे लोग बड़े बड़े ईर्ष्यालु और जटिल होते हैं। यदि ऐसी उंगली पतली और चपटी हो तो ऐसे व्यक्ति चमत्कारिक स्वभाव के होते हैं, और इसी प्रकार अत्यधिक उत्साह पर अंकुश लगता है। इस उंगली के कारण बृहस्पति, सूर्य, मंगल और शुक्र से शासित लोगों में अत्यधिक उत्साह पर अंकुश लगता है। अगर ये टेढ़ी उंगली आपकी अगर पतली है, चपटी है, तो गुरु, रवि, मंगल और शुक्र से शासित जो ये जो ग्रह है, इनसे आने वाले जो विशेष ऊर्जा के भंडार है, बहुत पॉजिटिव होते हैं ये, तो वो उसको नियंत्रित करने का काम आपकी ये टेढ़ी चपटी उंगली करती है। मैं आपको एक मजेदार चार्ट बताता हूं मित्रों। आप शुरुआत करें गुरु से और अंत करें शुक्र पर। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ दूसरी नकारात्मक ऊर्जा बैठती है। दो सकारात्मक, दो पॉजिटिव पोल्स एक साथ नहीं होते, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तभी वो एक साथ चलते हैं। देखिए प्लस साइन है गुरु के लिए, माइनस शनि के लिए, प्लस रवि के लिए है, माइनस बुध के लिए। ऊपर का ये प्लस है ऊपरी मंगल के लिए, चंद्र माइनस है, शुक्र प्लस है, उसके बाद ये निचला मंगल माइनस है। ये एनर्जी का स्ट्रक्चर सदैव ध्यान में, गुरु प्लस शनि माइनस, रवि प्लस बुध माइनस, सीधा प्लस माइनस करते जाए।
ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर वाला सीधा पॉजिटिव मंगल आ गया और इसके नीचे वाला नेगेटिव मंगल हो गया। चंद्र मंगल है, चंद्र, निचला मंगल और बुध तथा शनि ये माइनस ग्रह, एनर्जी इनके पास कम है। लेकिन गुरु, शुक्र, रवि और पॉजिटिव मंगल या ऊपरी मंगल इनके पास बहुत एनर्जी। तो ये अगर पॉजिटिव हो जाए बहुत, तो भी संतुलन खोने की संभावना बढ़ती है। इसलिए फिर ये टेढ़ी उंगली कई बार उनके ऊपर एक अनुशासन का काम करती है या उनके उत्साह को कमी करती है, यानी वो नकारात्मक काम भी करती है। वो गुरु की एनर्जी को खत्म कर देगी, रवि के, शुक्र के, मंगल के, सबकी एनर्जी को खत्म कर देगी। कई बार हमें हस्तरेखा के प्रांत में घुसना पड़ता है, तो आप मुझे माफ करना, मेरा आपको संभ्रमित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये अभ्यास का एक हिस्सा, इसलिए मैं बीच बीच में हस्तरेखा को इससे जोड़ देता हूँ। हस्तरेखा की कक्षा कभी हमने ली संभवता से, तो फिर इसी को और विस्तार से हम उसमें समझ सकते हैं। यदि शनि की उंगली छोटी हो या बृहस्पति की उंगली के बराबर या उससे भी छोटी हो, तो आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। ये मैंने 2 बार लिख दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये लगभग दोनों एक जितनी है लंबाई। ऐसे अगर अब शनि की उंगली आपकी छोटी हो गई, यानी तर्जनी के करीब आ गई नीचे, तो फिर क्या होगा वो मैंने यहाँ पे बताया है। अब देखिए, ये यहाँ पे एक होप एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बोला आपको, मैं बताता हूँ। तो ये होप एक्सपेरिमेंट किया गया था 1950 के दशक में, और करने वाले हैं डॉक्टर कर्ट रिक्टर। ये नाम ध्यान में रखना, कर्ट रिक्टर। और उन्होंने चूहों के ऊपर किया हुआ ये जो प्रयोग है, ये सबसे मशहूर प्रयोग है, होप एक्सपेरिमेंट। किसी को इसकी जानकारी है क्या हमारे कक्षा में? कोई जानकारी रखता है होप एक्सपेरिमेंट की? संभवतः किसी को ये जानकारी नहीं है। हमारे कक्षा के प्रेम बंधु सर है, उनको जानकारी होगी, वो बोल नहीं रहे। प्रेम बंधु सर, हमने इसके बारे में बहुत बार जानकारी दी है, आपको याद होगा। सर आपका ये फोटो फिक्स आ रहा है, पता नहीं सबका आ रहा है या मेरा ही आ रहा है। अच्छा, यानी हाँ मेरा फ्रीज है स्क्रीन फ्रीज सर हो की, गया, स्क्रीन फ्रीज हो काफी देर से फ्रीज है। गया। यस यस सर। मेरा वो उत्तराखंड में हूँ ना मैं, जो नेटवर्क इशू है क्या है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा आपका नहीं, बिल्कुल मेरा फोटो। मेरा मेरा मैं कैमरे के सामने हिलता हुआ नहीं दिख रहा हूँ क्या? फिक्स हो गया हाँ क्या? जी हाँ जी, हाँ मूवमेंट नहीं आ रही आप। मैं 2 मिनट दीजिए, मैं सही करता हूँ। अब देखिए मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ जी सर, अभी अभी सही है, आप मूवमेंट करते दिख रहे हैं। हाँ जी, जी हाँ। सर। चलिए हम होप एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। संभवतः ये एक्सपेरिमेंट किसी ने सुना नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है जीवन में। होप एक्सपेरिमेंट जितनी शानदार खोजबीन संभवतः इस दुनिया में बहुत कम बार हुई है। और ये जो महान वैज्ञानिक है कार्ल रिक्टर, इन्होंने बहुत मजेदार जानकारी दी। इन्होंने क्या किया? परम आदरणीय, आपने पिछली बार बताया था ना हाँ जी, आपने ये इसमें सीखा है राधा जी, जी, डर्मेटोग्लास। कंप्यूटर ग्राफिक्स में। जी जी। जी जी जी। तो ये अब शनि की उंगली के ऊपर ये जो सब जानकारी है, तो इसको मैं यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। तो अच्छा हुआ आपको याद आ गया। तो देखिए 1950 के दशक में कर्ट रिक्टर ने एक अमेरिका में बहुत मजेदार संशोधन किया। उन्होंने
कुछ जंगली चूहों को पकड़ लिया और अपनी लेबोरेटरी में लेके आए। उन्होंने चूहे संशोधन के लिए सिटी या शहरी इलाकों वाले नहीं लिए, क्योंकि शहरी इलाकों में रहने वाले चूहों को हमारे आदमियों के जीवन के तरीके, तौर तरीके मालूम होते हैं। बहुत शक्तिशाली। सर आवाज में कोई दिक्कत आ रहा है? आवाज आ नहीं रही है राधा जी? आ रही है आवाज सर, तो पूरी आ रही है, पूरी आ रही आवाज है। नहीं आ रहा सर। आ रही है कि आपके नहीं? आपके आपके कोई माइक में प्रॉब्लम होगी सर, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। अच्छे आदरणीय से आ सर रही जी है। साहब, आवाज आ रही है आवाज आ रही है। सर। सर ठीक है, कंटिन्यू करें सर। ठीक है, ओके ओके। माफी चाहूंगा सबको, कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना था। तो सर ये आशावादी एक्सपेरिमेंट है ना? जी जी जी, होप एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्टली आशा, होप एक्सपेरिमेंट। तो हम लोगों ने काफी बार सुना है, इसलिए चुप थे सर हम। अच्छा, सुना है क्या? जानकारी है आपको? आपसे 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 अच्छा अच्छा, राधा रेखा जी, हाँ। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, कुछ जंगली चूहों को पकड़ लिया, शहरी चूहों को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो चूहे हमारे जीवन के तौर तरीकों को जानते हैं। और उनको लेके आए, एक पानी की बाल्टी ले ली, बाल्टी में पानी भर दिया, आधी बाल्टी पानी से भर दी। यहाँ पे मैंने एक चूहा एक गिलास में डाला हुआ दिखाया है, ये इसका फेमस एक्सपेरिमेंट का ही फोटो है। और फिर उन्होंने क्या किया, उन चूहों को उठाया और सीधा पानी में फेंक दिया। चूहों ने बचने का प्रयास किया लगभग 15 सेकंड, लगभग 15 मिनट। 15 मिनट तक चूहे बचने का प्रयास करते रहे, तैरते रहे, परेशान होते रहे, बाहर आने के लिए झटपटाते रहे। उसके बाद वो धीरे धीरे पानी में अंदर डूब गए और मर गए। उनको ध्यान में आ गया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, और उनके लिए पूर्णतः नया अनुभव था। अब दूसरा प्रयोग किया, बचे हुए कुछ चूहे उसने उठाए, पुनः बाल्टी में डाल दिए। 15 मिनट तक वो झटपटाते रहे, और जैसे ही वो चूहे डूबने लगे, डॉक्टर साहब ने एक एक चूहे को बाहर निकाला। जो मरने की कगार पे जाके पहुंचा, उसको उठाया, बाहर ले लिया, और एकदम खुशगवार मौसम दिया, मखमली चादर पे उनको छोड़ दिया, और बहुत ही अच्छा सुहावना वहां पे सारा आयोजन था। हवाएं बहुत अच्छी, गर्म हवाएं थी, और खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। पानी में से डरा हुआ चूहा कपकपाता हुआ बाहर निकला, और हल्की सी गर्म हवा से उसकी जान में जान आ गई। एकदम पैरों तले नीचे पानी जाके मखमली चादर आ गई, खुश हो गया। और सामने थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो खाने पीने की चीजें, फिर तो उसकी और खुशी बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद ये सारे चूहे पेट भर खाना खा के इधर उधर दौड़ने लगे। शांति से समझे क्या चाहिए। एकाएक से वो सारे चूहे उन्होंने उठाए और पुनः बाल्टी में डाल दिए। अब उन्होंने घड़ी लगा दी। आपको क्या लगता है, जो चूहा पहले 15 मिनट में मरने की कगार पे जाके पहुंचा, या 15 मिनट के बाद लगभग सभी चूहे मर गए, अब ये बाहर आए हुए चूहे 15 मिनट में मरे, या 15 मिनट से ज्यादा उन्होंने जीने का प्रयास? कोई बात करने का प्रयास कर रहा है क्या? शोभा जी है कोई? अब क्या हुआ, 15 मिनट के बाद चूहा कोई मरा नहीं, वो बचने का प्रयास करते रहे। तब तक लगभग 120 मिनट तक वो चूहे बचने का प्रयास, फिर उन्होंने अपनी जान छोड़। जो पहले 15 मिनट में मरते थे, वो 120 मिनट तक जीने की अपनी क्षमता को उन्होंने एक ही बार में हासिल कर लिया। स्पीकर किसी का स्पीकर चालू है, मुझे
कृपया आवाज बार बार सबको डिस्टर्ब करिए। आप कृपया आपका स्पीकर बंद करें। शोभा जी कौन है? अपना स्पीकर बंद करें, सबके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब आपने यहाँ पे क्या समझा है, ये बात में ध्यान में लीजिए। कर्ट रिक्टर ने क्या बताया कि जब भी आपके जीवन में दुविधाएं आती है, परेशानियां आती हैं, तो हम उस परेशानी को, दुविधा को लेकर कुछ समय तक लड़ जाते हैं, प्रयास कर लेते हैं। ललित जी स्पीकर को बंद करिए। ललित जी शोभा जी के स्पीकर को बंद करिए। ललित जी तिथे हात लागला ते दिसायला म्हणून हे केलं ते स्पीकर शोभाचे स्पीकर को बंद कर हे सांगितलं शेवटी डिस्टर्ब होत ललित जी नव्हतं ये शोभा जी के स्पीकर को बंद करिए, वो आवाज बहुत हो रहा है। ललित जी शायद है नहीं अभी। नहीं है क्या? अरे शोभा जी आपको विनती है, आप अगर नहीं समझ रही है इसको तो थोड़ी देर के लिए आप कक्षा से बाहर हो जाइए, वापस जुड़ जाइए, सब सामान्य हो जाएगा। आप फिलहाल बंद नहीं, हमें को होस्ट बना दीजिए एक बार। हाँ, मैं बैठ करता हूँ। आप कहाँ हैं? राधा जी कहाँ गई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, सबका डिस्टर्बेंस हो रहा है। शोभा जी आप थोड़ी देर के लिए कक्षा छोड़ के आप चले जाएं, वापस जुड़ जाना, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है सबके लिए। आप नाराज ना हो, मेरी आपको विनम्र निवेदन है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है और यहीं पे आके रुक गए हम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, चूहे जो 15 मिनट तक पहले बचे रहे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और जीवन में हम सभी इसी तरह से कुछ समय तक बचने का प्रयास करते हैं, फिर ऐसा समय आ जाता है कि हम हमारी सारी ताकत खो देते हैं। लेकिन जो दूसरे चूहे हैं वो प्रशिक्षित चूहे हैं, उनको पता चला कि 15 मिनट के बाद कोई आएगा, बचाएगा, और हमें अच्छा नरम बिस्तर, बहुत अच्छी हवाएं और खाने पीने की चीजें मिलेंगी, तो और थोड़ा लड़ते रहेंगे, और थोड़ा प्रयास कर लेंगे, और थोड़ी ताकत लगा देंगे। और उन्होंने फिर 120 मिनट तक अपनी ताकत लगा दी। तो ये जो प्रयोग है, इसे उम्मीद या इच्छा शक्ति का प्रयोग कहते हैं, होप एक्सपेरिमेंट, उम्मीद का एक्सपेरिमेंट। जब भी हमारे जीवन में कोई आता है और हमें कहता है कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमारे जीने की ताकत 2 गुना हो जाती है, और हम फिर बड़े से बड़े मुश्किल चीज को बड़ी आसानी से करते हैं, बड़े से बड़े आपत्ति से लड़ जाते हैं। जब भी आपको ऐसी कनिष्ठा दिखे जी जो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये लोग बहुत निराशावादी हैं, खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, बहुत जल्दी हौसला खो देते हैं, अपने जीवन जीने की ताकत खो देते हैं। तो इनको आपको बहुत हौसला देना है, इनका धीरज बढ़ाना है, इनके हाथ शक्तिशाली करना है, और इनके साथ सदैव आपको सकारात्मक रहना है, क्योंकि ये लोग कहीं आप अगर ना मिले, आप इनके साथ ना जुड़े, तो संभवतः ये लोग अपने जीवन की यात्रा बहुत जल्दी खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा आत्महत्याएं होती है मित्रों, बहुत ज्यादा लोग दुखी होकर अपने आप को खत्म कर देते हैं। इसको डर्मेटोग्राफिक्स में और बहुत गहराई से हम समझाते हैं। ये तो मैं आपको उंगलियों के अनुपात से समझा रहा हूं कि बहुत ज्यादा लंबी शनि की उंगली आपको बहुत ज्यादा नकारात्मक भाव में लेके जाती है। तो ये होप एक्सपेरिमेंट उनके लिए है जो अपने जीवन के हौसले को बहुत जल्दी खो देते हैं। लेकिन और एक बात भी है, जब ये सही स्थिति में चली जाती है, तो देखिए बाइसन एक्सपेरिमेंट कोलोराडो अमेरिका में बहुत मशहूर है।
कोलोराडो अमेरिका में ऐसा प्रांत है जहां पे बहुत सर्द, बहुत ही ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, तूफान चलते हैं। और वहां पहाड़ों में जब मवेशी अपने भैंसे को, गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा विशेष अनुभव वो लोग हर साल करते हैं। जब एकाएक से ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं, बर्फीली हवाएं या तूफान चलने लगते हैं, जोर के तूफान आ जाते हैं, हम अक्सर तूफान को पीठ दिखा के तूफान से बचने के लिए दौड़ते हैं। हम अक्सर तूफान को पीठ दिखाते हैं और तूफान से बचने के लिए तूफान की विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, जबकि तूफान हमारा पीछा ही करता है और अंत तक हमको थका देता है और कई बार फिर हमको खत्म भी कर देता है। बाइसन, वहां का भैंसा, वहां के गायों से अलग व्यवहार करता है। आप ये पढ़ लेना गूगल पर, बहुत मजेदार चीजें हैं। कोलोराडो में जब भी हवाएं, बर्फीली हवाएं, तूफान चलते हैं, मवेशी भाग जाते हैं, गायें भाग जाती है, भेड़ बकरियां भाग जाते हैं और वो भागते भागते थक के तूफान की चपेट में आके कई बार मर जाते हैं। लेकिन वहां उसी समूह के हिस्से जो भैंसे हैं वो तूफान की तरफ चलते हैं। मान लीजिए पूरब से तूफान आ रहा है, यह भैंसा पूरब की तरफ जाएगा और थोड़ी देर में तूफान इसको क्रॉस करके निकल जाएगा। भैंसा शांत जगह पर पहुंच जाएगा और आराम से अपने खाने पीने की सुविधा में जुट जाएगा, जबकि तूफान उनके पीछे दौड़ता है जो तूफान को पीठ दिखा के दौड़ रहे हैं और तूफान उनको जाके थकाता है, उनकी जान भी लेती है। तो ये शनि उंगली या मध्यमा की बड़ी विशेष जानकारी, इसको भूलना नहीं। इसकी लंबाई को ध्यान रखना, होप एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना, बफेलो बिहेवियर जो है, बाइसन बिहेवियर इन कोलोराडो, ये भी बहुत मजेदार बात है। कैसे कैसे हैरतअंगेज चीजों को हम जानते हैं और हमको ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा संकटों के तरफ मुंह करके संकटों का सामना करना है, ना कि उनको पीठ दिखा के भागना। अगर आप उसकी तरफ मुंह करके उससे दो हाथ करोगे, संकट आपको छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन आप संकट को देख के भागेंगे, संकट आपके पीछे आ जाएंगे, विपत्ति आपके पीछे आ जाएंगी और आप दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। शनि उंगली और पहली उंगलियों के सिरे। शनि की पहली उंगली नुकीली हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा घरेलू झगड़ों में उलझा रहता है और भरोसेमंद नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पे वो चित्र भी लगाए, पीपीटी में मैंने आपको एक चित्र अंकित करके दिखाया है। नुकीला शनि का उंगली का हिस्सा है। शनि की उंगली का पहला हिस्सा अगर वो नुकीला है तो ऐसा आदमी भरोसेमंद नहीं होता है, घरेलू झगड़ों में उलझा रहता है। यानी यदि नोक चौकोर हो तो उसमें गांठ हो तो ऐसा व्यक्ति गणित का शौकीन हो। देखिए ये शनि उंगली का अगर पहले हिस्से की बात कर रहा हूं तो ऐसे पहले हिस्से का नख आपका अगर जो सिरा है वो चौकोर है तो क्या होगा, आदमी गणित का शौकीन है। यदि नोक कमल के आकार का है यानी आपका चमचाकार है, ऐसा व्यक्ति शोध कार्य में लगा रहे हैं। चमचाकार होना चाहिए ऐसे। भिन्न विज्ञानों में रुचि रखता है और भिन्न प्रकार के साहित्य में भी उसकी रुचि रहती है। और मुझे कुछ विशेष बातें आपको शनि उंगली की बतानी है और विशेष, मेरे पन्ने थोड़े आगे पीछे हो गए।
तो ये मध्यमा उंगली की लंबाई का और कुछ विशेष अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं। मध्यमा उंगली की लंबाई, मध्यमा उंगली और लंबी मध्यमा उंगली के कुछ सकारात्मक पहलू। अगर ये मध्यमा की उंगली अगर लंबी है तो इसके कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये जो हमारी प्रमाणित लंबाई है, इससे ये लंबाई काफी बड़ी है मध्यमा की। और इसको गिनना हमें कैसे है, आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के उगम से ही गिनना है। जीवन रेखा और हृदय रेखा के उगम से ही गिनना है। यहां पे मैंने केवल और केवल ये दोनों उंगलियों से बीच वाली उंगली यानी अनामिका और तर्जनी से बीच वाली जो आपकी उंगली काफी लंबी दिख रही है ना, उसको दिखाने के लिए वो मात्र मैंने आपको दिखाया है। ये ऐसा नहीं है कि तर्जनी और अनामिका मध्यमा के पहले पोर से नीचे आ गए, मतलब वो ऊंची हो गई या वो लंबे हो गई। इसका उसके लंबाई से कुछ लेना देना नहीं। इसकी लंबाई, सर हथेली की एवरेज नहीं लेनी, लंबाई चौड़ाई दोनों मिलाकर। क्या कहते हैं, एवरेज? सर जैसे आपने इस रेखा से उस रेखा तक मिलाया ना लंबाई हाँ चौड़ा, सर उंगली का एंड से लेकर रिस्ट तक, हाँ, वो भी तो लेकर उन दोनों का एवरेज करना है ना हमें। नहीं 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 नहीं, लंबाई चौड़ाई हथेली की लेकर। एवरेज नहीं, हमें गिनना है सीधा सीधा। लंबाई हृदय रेखा और जीवन रेखा की अगर मान लीजिए मैंने पीछे बताया था आपको 12 mm आ गई, यस सर। और मिडल फिंगर की 12.1 आ गई, तो ये लंबी हो गई ना। सर आपने एवरेज निकालना भी बताया था ना कि मध्यमा जहाँ शुरू हो रही है वहां से हथेली जहाँ शुरू हो रही है उसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब दोनों को लेकर एवरेज लेकर फिर हम उंगली से कंपेयर करेंगे उसको। नहीं 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 नहीं, आप कुछ थोड़ा संदेह में चली गई ऐसा मुझे लगता है। आप कुछ संदेह में हैं। मैं पहले आप उंगली में, रिकॉर्डिंग को 4 बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं आपको व्यक्तिगत स्तर पे फोन पे ये सारी बातें आवाज बता दूंगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मैं व्यक्तिगत स्तर पे आपको इसके सारे शंका का समाधान करूं। अब देखिए ये लंबाई बढ़ने से क्या होती है, अपने नैतिकता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना प्रबल होती है। बहुत अधिक लंबाई होने के बाद वो आदमी आत्महत्या कर सकता है। लंबाई अगर जीवन और अंतकरण रेखा के अनुपात से ज्यादा है तो की बात बता रहा हूं। ये बहुत ज्यादा हो गई तो मैंने अभी बताया कि वो लोग ईर्ष्यालु हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें बता दी। अब ये अगर लंबी है, प्रमाणित रूप से थोड़ी लंबी है, तो क्या होगा, नैतिकता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना प्रबल होगी। आप नियमों और विनियमों का पालन करने में सहज महसूस करते हैं और अक्सर स्थापित प्रणालियों का सम्मान करते हैं। आपका दृष्टिकोण आमतौर पर पारंपरिक होता है और आप संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मापदंडों को महत्व देते हैं। देखिए ये सारी चीजें अब गंभीरता की तरफ बढ़ गई। ये लोग बड़े शांत, गंभीर और संतुलित हो जाते हैं। ये लोग नकारात्मकता भी नहीं, लेकिन अत्यधिक सकारात्मकता, जो गुरु के प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव मंगल है, शुक्र है, गुरु है, रवि है, इनके अगर विशेष रूप से पर्वत प्रभावी है और उनके गुणों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, उसको रेगुलेट करेगी, उसको नियंत्रित करेगी। तो ये जिम्मेदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता की भावना प्रबल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण तो शब्द प्रतिबद्धता ही है। हम कितने प्रतिबद्ध है हमारे हर कार्य के, थोड़ी देर में हमारी प्रतिबद्धता खत्म हो जाए। हमको थोड़ी भी अगर दिक्कत हो गई तो हम प्रतिबद्धता को छोड़ के सुविधा की तरफ भागने लगते हैं। हमको इसीलिए हमारी मध्यमा को देखना है कि हम कितने कमिटेड है, हम कितने डिवोटेड है, हम कितने समर्पित है।
हमारे डर्मेटोग्राफिक्स में एक साइन है आर्च, वो एक टारगेट सेंट्रिक करके आता है। These peoples are very committed, very devoted, very target oriented. इनको कोई हिला नहीं सकता, पत्थर जैसे होते हैं। तो लंबाई आपको कितना फायदा भी देती है। देखो, हमें जीवन में सदैव अपने शब्दों के प्रति समर्पित, स्थिर और प्रतिबद्ध होना होगा। कुछ भी हो जाए, जान जाए पर वचन न। राम जी को सनातन हिंदू धर्म में एक व्याख्या के रूप में देखा गया है। भगवान राम जी कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मो, रामो विग्रहवान धर्मो, यानी राम जीवन, केवल आपको हिंदू सनातन धर्म हिंदू को समझने के लिए केवल राम जीवन पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि सनातन हिंदू जीवन पद्धति क्या है, एक आदर्श व्यक्ति कैसे जीता है, अपनी प्रतिबद्धता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रतिबद्धता किसी के पास भी नहीं आती, कोई उंगली आपको प्रतिबद्धता नहीं देगी। आपकी उंगली छोटी है, आपके पास प्रतिबद्धता थोड़ी डामडौल हो सकती है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, आप थोड़े विचलित हो सकते हो। उंगलियां कितनी नीचे गई उतनी आपका विचलन में, आपके डामडौल में परिणाम आएगा। आपकी उंगली बड़ी है, आप प्रतिबद्ध हो। हमारे पास एक चिन्ह आता है डबल लूप, सदैव डामडोल। आज इस पक्ष में बैठे, कल उस पक्ष में चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। सदैव शासन। बहुत सारे अच्छे गुण भी है, लेकिन प्रतिबद्धता बहुत कम, प्रतिबद्धता बहुत कम है। इस शब्द को बड़ी गंभीरता से लेना। ये शब्द सारा निचोड़ है अभ्यास का। नैतिकता, जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की भावना प्रबल होती है। आप नियम और विनिमयों का पालन करते हैं। अनुशासित जीवन जीने के लिए शनि का आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी उंगलियां कैसी है, वो लंबी है, वो छोटी है, आपका हाथ छोटा है, बड़ा है। मैंने बताया था कि आप यातायात के नियमों का पालन करते हो या नहीं करते। देख लो आपके हाथ की स्थिति, आप खुद स्वयं जान जाओगे कि आपको यातायात के नियमों को तोड़ने की प्रबल भावना होती है नहीं होती। आप क्या करते हो, ये बात की बात है कि कई बार हमें सजा का भी डर होता है, इसलिए हम थोड़े अनुशासित भी हो जाते, लेकिन अंदर से प्रबल भाव बन जाता है। देखिए, मेरी बात भावना की हो रही है, कर्मों की नहीं। आपके पास क्या भाव बन रहे हैं? प्रबल भाव बनता है प्रतिबद्धता का, अनुशासन का, नियमों का पालन करने का, नैतिकता का। नैतिकता बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। किसी को जबान दे दी और उस जबान पे कायम रहना बहुत मुश्किल काम है मित्रों, क्योंकि बहुत सारी प्राथमिकताएं जीवन में बार बार आती है। आज तो जबान दे दी, समय कुछ जाने के बाद स्थिति बदल जाती है, प्राथमिकताएं बदल जाती है, जरूरतें बदल जाती है, फिर हमारी नैतिकता, फिर हमारे शब्दों की कीमत। तो ये जो है, यूं ही वशिष्ठ ऋषि 12 साल के बालक को मांगने के लिए नहीं गए थे। दशरथ जी के पास जब गए तो वो बोले आपके 2 बालक दे दो, हमें कुछ राक्षसों का संहार करना है। तो दशरथ जी बोले मुनिवर, मेरे पास इतनी सारी सेना है, मैं स्वयं हूं, एक से एक बड़ा वीर है, योद्धा है, आप उनको ले जाओ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को क्यों मांग रहे हैं? आपको मालूम मैं मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी तो इतने छोटे कि मैं उनको कैसे दूं?
मित्रों, ये भगवान राम जी का जीवन एक अत्यंत शानदार उदाहरण है सनातन हिंदू जीवन पद्धति। संतुलित आदमी है, कोई चीज उनके पास गलत स्थिति में है ही नहीं। इसीलिए तो रामो विग्रवाण धर्मो, हिंदू धर्म को समझना, राम जीवन पढ़ लो, आपको हिंदू धर्म पूरा समझ। और ये सारी चीजें आपकी शनि की उंगली से जुड़ी है। आपका दृष्टिकोण आमतौर पर पारंपरिक होता है और आप संस्कृति, परंपरा, सामाजिक मापदंड को महत्व देते हैं। अब देखिए, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक मापदंड ये स्थल काल सापेक्ष हैं। आपके यहाँ की संस्कृति अलग है, अमेरिका की अलग है और जापान की अलग है, वहां के मापदंड अलग है। तो यहाँ का आदमी वहां और वहां का आदमी यहाँ पे सूट नहीं होगा। यहाँ के तत्व यही के आपको आदमी से जोड़ने होंगे और उस आदमी को वहां के तत्व जोड़ने होंगे। आप ऐसे व्यवसाय के आकर्षित होते हैं जिसमें विस्तृत ज्ञान, संरचना, पदानुक्रम और नौकरशाही शामिल हो, जैसे चिकित्सा, कानून, स्थानिक सरकार या शस्त्र बल। ये लोग ऐसे चीजों में काम करना चाहते हैं जहां पे ज्यादातर सरकारी मुलाजिम ये लोग बन जाते हैं, संशोधन में चले जाते हैं, कानून का अभ्यास, कानून में अनुसंधान, संशोधन, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों में चले जाते हैं, सशस्त्र सैन्य बल के प्रमुख पद पे चले जाते हैं। यदि आपके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली लंबी है तो आपको संकेत देता है कि आपका पालन पोषण अधिक पारंपरिक या पुराने विचारों वाले परिवार से हुआ है, जहां आपके शुरुआती वर्षों में धार्मिक या सांस्कृतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण विधान है देखो। आपका बायां हाथ मैंने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, बायां हाथ सबकॉन्शियस माइंड है जो 90% जीवन में हमारे काम करता है। दायां हाथ, राइट हैंड, केवल 10% जो कॉन्शियस है। अगर मेरी परवरिश धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य वाले परिवार में हुई है तो मैं बाएं हाथ की लंबी उंगली वाला हूं, क्योंकि उसको ग्रहण करने की और उसको लंबे समय तक साथ में लेके जाने की क्षमता केवल उसी उंगली में। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर विशेष बल। दायां हाथ भावनिक रूप से काम करने वाला है, बायां हाथ आपका लेफ्ट हैंड जो है भावनात्मक चीजों पे बहुत ज्यादा काम करता है और राइट हैंड लॉजिकल चीजों पे काम, इमोशनल में, व्यावहारिक तौर पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो बायां हाथ जो है वहां पे फिर धर्म आ गया, संस्कृति आ गई और उसी के बहुत सारे फिर जो भी हमारे रीति रिवाज है उसको हमें पढ़ाया गया, उसको हमें सिखाया गया, हम उसी तरीकों को समझ के चलेंगे। अगर आप बचपन में आपकी अगर उंगली, मध्यमा उंगली बाएं हाथ की, यदि आपके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली लंबी है और आप अगर किसी विशेष धार्मिक कट्टरतावादी परिवार के सदस्य हो, अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियों में धार्मिक कट्टरता भी होती है। बहुत अलग अलग जातियां हैं जिनमें धार्मिक कट्टरता बहुत महत्वपूर्ण। तो फिर ऐसे लोग इन चीजों को अपने दिमाग में इतना कूट कूट के भर लेते हैं, इतना उसका पालन करते हैं कि अपनी धार्मिकता, अपनी संस्कृति, उसी को ही वो अपने जीवन का यथार्थ और उसी के तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन बिताते हैं और फिर उनका जीवन उसी प्रभाव में आने वाले अपने
कल को भी प्रभावित करता है, क्योंकि 90% इसी दृष्टिकोण से भर गया। आने वाला आज का वर्तमान और कल जो कॉन्शियस जोन में है वो तो केवल 10% है। फिर वो बदल देगा आपके दृष्टिकोण को, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो बाएं हाथ की उंगली, दाएं हाथ की उंगली, इसका भी बड़ा महत्व है। कौन सी उंगली बड़ी है, कौन सी उंगली छोटी है, कौन से हाथ की उंगली छोटी बड़ी है। अब इसके नकारात्मक पहलू को भी देखें। अगर लंबी उंगली है तो इसके नकारात्मक क्या पहलू आएंगे? आपको अकेले में काफी समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। आप अक्सर गहन आत्मनिरीक्षण का आनंद लेते हो। ये लोग अक्सर अकेले में ही खुश रहते हैं। मैरी क्यूरी, जो इस सदी की श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में गिनी जाती है, उनके जीवन की बड़ी अनूठी बात बताता हूं। मैं अक्सर उनके उदाहरण देता हूं। मैं उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित, और उसका कारण बताऊं। वो और उनके पति प्लूटोनियम के एक संशोधन में जुटे थे, और उनको यह दिख रहा था कि प्लूटोनियम की रेडियो एक्टिविटी जितनी है उससे कई गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव वेव्स उसमें से बाहर आ। ये उस समय की बात है मित्रों, जब इन चीजों पर कोई संशोधन नहीं था, ना ही रेडियो एक्टिव कोई चीजें होती है ये भी इनको मालूम नहीं था। उसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, उसको कैसे आप आपके प्रयोगों में सम्मिलित करेंगे, इसके लिए कोई निर्देश नहीं थे। सारी चीजें वो खोज रहे थे। वो अक्सर मैरी क्यूरी एक प्लूटोनियम का बड़ा सा लोहे का टुकड़ा जेब में अपने रखती थी, और रात को सोते वक्त उसको घंटों तक निहारा करती। अब जब उसमें से इतनी सारी रेडियो एक्टिव वेव्स आ रही है, कोई आदमी उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, दूर दूर तक उससे आपके जीवन में लाने का कोई ध्यान नहीं रखेगा। आप चले जाइए एक्सरे रूम में, जब भी आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है हाथ पैर, एक्सरे रूम में लेके जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के कुछ छोटे हिस्से के लिए रेडियो एक्टिविटीज, वो जो रेडियो वेव्स है आपके क्षतिग्रस्त हिस्सों पे छोड़ते हैं। उसकी फोटो निकाल के तुरंत वो आपके हड्डी का अभ्यास करते हैं। कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और जो ये आदमी काम करता है वो पहले एक विशिष्ट कपड़े का एप्रन पहनता है, ताकि उस वेव्स का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं, क्योंकि ये वेव्स अगर आपके ऊपर आ गई तो आपका जीवन वहीं पे खत्म हो। अपने आप को काफी समय अकेले बिता। मेरी क्यूरी घंटों बैठी रहती थी, घंटों बैठी रहती थी। कितने साल वो अपने एक लोहे के पतरे से बने हुए प्रयोगशाला में बैठी थी, कितने साल वहां पे बैठी रही। झुलसाने वाली गर्मी हो या बिल्कुल आपके हड्डियों को तोड़ देगी ऐसी सर्दी हो, वो वहां पे अकेली बैठी रहती थी, और वो प्लूटोनियम के ऊपर खोजबीन करती रहती थी। और उसने उसके जीवन में कितना रेडियो एक्टिव धातुओं का अपने हाथ में इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर प्रयोग किया तो 8000 kg, 8000 किलो धातु के टुकड़े वो बार बार थोड़े थोड़े लाती थी, अपनी कढ़ाई में डालती थी, नीचे से अग्नि लगा हुआ रहता था, उसमें वो सारे उबलते रहते थे। वो धातु को उबलते देखना है, फिर ठंडे होने के बाद उसके ऊपर प्रयोग करना है। रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेज होती थी कि उसकी सारी उंगलियों की चमड़ी और मांस गल गया था, हड्डियां बची थी वो भी गल रही थी।
और ऐसी हालत में फिर उसको नोबेल मिला। मित्रों, ये लोग जो है ना, ऐसे गहन संशोधन और आत्मनिरीक्षण में डूबे रहे। मैरी क्यूरी की बहुत जीवन जीवनी अगर उसकी पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों ने कैसी स्थिति में अपने जीवन को संभाला। और 8,000 किलो खोजबीन करके निकाला कितना? 1 मिलीग्राम। आठ 8,000 किलो का संशोधन करके उनको शुद्ध रूप में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला 1 मिलीग्राम। और इसके लिए पूरा जीवन, जब वो मरी, उनको लीड के एक बहुत बड़े डिब्बे में बंद किया गया। उनके कपड़े, उनकी डायरी, उनके पेन, कोई चीज जलाई नहीं गई, कोई चीज इधर उधर फेंकी नहीं गई। उनकी बॉडी, लीड जो होता है ना, लीड, उसका एक बहुत जाड़ा, लगभग 6 से 8 इंच जाड़ा पतरे का डिब्बा लीड का बनाया गया, जिसे हम, वो अंग्रेजी लोगों में एक ताबूत बनाते हैं जिसमें आदमी को रख के फिर उसमें दफन करते, तो वो लकड़ी का होता है, तो इनके लिए लीड का बना। और इतना मोटा और इतना भारी भरकम कि उसको उठाना इंसान के बस की बात नहीं है। और सारी चीजें उनकी उनकी उसके साथ रख के उस लीड के डब्बे को जीवन भर के लिए पैक करके जमीन में गहरे दफन कर दिया, ताकि उसमें से कोई भी रेडियो एक्टिव वेव बाहर ना निकले। ये गहन संशोधन में और अपने जीवन के एकांत में बहुत कुछ कर जाते हैं। इसलिए इस चीज के कुछ अलग अलग अंग है जो आपको देखने पड़े। ये उंगली बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। मान सम्मान, पैसा, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, सारी इस चीज की बदौलत है। कभी भी भूलना नहीं, मध्यमा उंगली को अगर नहीं समझे तो जीवन में बहुत कुछ आप चूक गए। आपको अक्सर सामाजिक अलगाव या दूसरों से कटाव का अनुभव होता है। मैरी क्यूरी पूरे समाज से अलग रहती थी। ये तो मिसाल मैरी क्यूरी की दे रहा हूं, लेकिन ये लोग समाज से थोड़े दूर रहते हैं, इनको सामाजिक जीवन पसंद नहीं है। आप उदासी और अवसाद के दौर से गुजर सकते हैं। जीवन के प्रति आप गंभीर दृष्टिकोण, आपका ये गंभीर, कभी कभी आपको आराम करने, मौज मस्ती करने या पल को पूरी तरह से जीने के लिए आपको कभी सहजता नहीं देगा, या आपके लिए वो मुश्किल बन जाएगा। मौज मस्ती नहीं करनी है, जीवन का आनंद नहीं लेना है, दृष्टिकोण गंभीर बनाए रखना है, और जीवन भर काम करना है, किसी के साथ ज्यादा मिलना नहीं है। अब ये इसके नकारात्मक पहलू हो सकते हैं या सकारात्मक हो सकते हैं। अभ्यास में इसको नकारात्मक बताया, लेकिन इससे वो लोग कुछ हासिल भी करते हैं। वो लोग कुछ हासिल भी करते हैं, और देखने का दृष्टिकोण है। मैं तो कहता हूं मैरी क्यूरी ने अपने जीवन में लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज आते और मरते हैं। 1906 और 1911 में एक ही महिला को 2 बार नोबेल से सम्मानित किया गया। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसी महिला है जिसको 2 बार जीवन में सम्मान मिला, एक बार फिजिक्स के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए। ये शनि का प्रभाव है, ये शनि की ताकत है, शनि की उंगली की ये विशेषता है। मध्यमा उंगली छोटी, आपकी मध्यमा उंगली को छोटी तब माना जाता है जब उसका सिरा आपकी तर्जनी और अनामिका उंगलियों के सिरों के लगभग बराबर हो। सर एक क्वेश्चन है, आपने बोला था कि जो मध्यमा है, जो अच्छी उसकी वो पॉजिटिव बताए थे एट्रीब्यूट्स, कि वो थोड़ा चपटी होती है, तो उसका कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हैं पिक्चर में? इफ नॉट नाउ मे बी नेक्स्ट टाइम। हाँ जी बिल्कुल, मैं ढूंढ के बताऊंगा जरूर। आपका निवेदन मुझे ग्रुप पे ऊपर भी भेज दीजिए। आपके हर हर सवाल का मैं उचित जवाब देने का प्रयास करूं, और मैं मेरे सभी छात्रों के लिए उतना ही गंभीर हूं जितना राधा जी या रंजीत जी के लिए हूं। जो मेरे से सीखने की इच्छा रखते हैं, मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूं।
आपका निवेदन रखे, मैं आपके लिए वैसी चीज ढूंढ के आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी लेके आऊंगा। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं वो प्रमाणित चित्र दिखाऊं भी, और मैं उसको जरूर कहीं ना कहीं से उठा के आपके पास लेके आऊंगा। और अब सभी सभी जो भी ऐसी मनीषा रखते हैं, ऐसी जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे सभी लोगों का सभी को निवेदन है कि आप अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर करें। जैसे आभा जी की जो कोई दिक्कत है, वो मैं दिक्कतें उनकी व्यक्तिगत स्तर पे निपटा दूंगा। इनका जो कहना है, ऐसा अभ्यास मैं सबके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। तो कभी भी ये भूले नहीं, जिज्ञासा सदैव जिंदा रखें और पढ़ने के लिए इतने ही तत्पर सदैव रहें। संभवतः कक्षा का समय हो गया है। आदरणीय, हाँ जी। जी जी, आदरणीय, कई बार ये उंगली जो है शनि के ऊपर से हल्की सी झुकाव ये कई बार अनामिका की तरफ ले लेती है और कई बार तर्जनी की तरफ ले लेती है, और हाँ जी, कई बार ये आगे की तरफ झुक जाती है, हथेली की तरफ। मैंने अभी तो बताया कृपया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो शनि की टेढ़ी उंगली के बारे में हमने बात करी। ये क्या है, ये सारे चित्र हमने आदरणीय, पर क्या होता है, इसका झुकाव कई बार अनामिका की तरफ होता है और कई बार इसका तर्जनी की तरफ होता है। हाँ, तो मैंने आपको जो आज जानकारी दी ना, वो गैर पारंपरिक है। आपने अगर किताबों में इसके पहले पढ़ा है ना, तो अक्सर ऐसा लिखा गया है, ये लोग गुप्तता रखने में विश्वास करते हैं, ये लोग दिल की बात जल्दी किसी से साझा नहीं। और ये मैंने झुकाव ही तो बताया आपको राधा जी, शनि की उंगली टेढ़ी हो गई यानी वो सीधी नहीं है, उसका झुकाव या तो रवि की तरफ है या फिर गुरु की तरफ। हाँ, तो दोनों का प्रभाव अलग आ जाएगा ना आदरणीय। बिल्कुल आएगा। वो जो है ना, वो आपको मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब रवि के स्तर पर आपको चाहिए तो रवि के स्तर पर, गुरु के स्तर पर चाहिए तो गुरु के स्तर पर, और विस्तार स्तर में और उसका और एक पन्ना जोड़ देना बस। हाँ जी 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 जी। लेकिन ये ध्यान में रखें, मैंने जो अभी यहाँ पे सारे अलग अलग उदाहरण दिए हैं ना, ये ये जो है ये प्रमाणित उदाहरण, इसका अनुभव आप करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके अगर देखने में, आपके अनुभव में, आपके अभ्यास में ये चीजें, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति अगर आपने देखे हैं, आपके अनुभव को साझा करें। क्योंकि इस मंच पे बहुत सारे श्रेष्ठ ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, जिनका इस विधा में एक लंबा अपना खुद का एक अभ्यास रहा है। बहुत बड़े इन लोगों ने हाथ भी देखे हैं, हजारों लोगों का जीवन भी उन्होंने संवारा है। तो उनका खुद का एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ स्वरूप का अभ्यास है। तो मैं किसी के अभ्यास को बदलने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी जिज्ञासा को यहाँ पे साझा कर रहा हूं। तो जरूर मेरे इस दृष्टिकोण को आप प्रमाणित करते हो, नहीं करते हो, आपका अनुभव क्या है, आप जरूर लिखें। इसमें आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा आपने देखा हुआ, मेरा बताया हुआ गलत है, आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो, मुझे उसमें कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। मैं जो बता रहा हूं वो एक प्रमाणित अभ्यास है, जिसका आपको अनुभव आएगा, जिसका आपको अनुभव लेने में कोई डर नहीं। लेकिन बहुत सारी किताबों में हमारे बहुत सारी जानकारियां दी है, जो इधर झुकी तो क्या, उधर झुकी तो क्या। मैं राधा जी सवाल करता हूं कि उसका अनुभव कितना हुआ, वो भी मेरे हिसाब से सोचने वाली बात। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो कोई गलत है चीज, लेकिन कितने अनुभव पे वो खरी आई। हमें ये देखना है कि अभ्यास एक प्रमाणित हो, जो सभी जगह हम उसका इस्तेमाल प्रमाणित रूप से कर सके। अगर हमने वो कहीं पर देखा, कहीं पर नहीं देखा है, और मैंने आपको बता दिया, तो वो सारी चीजें फिर संभावनाओं में चली जाए। हस्तरेखा ज्यादातर संभावनाओं में ही भरा है। गुरु ग्रह प्रबल हो गया तो, शनि की उंगली प्रबल हो गई तो,
बुध की उंगली लंबी होगा। अरे इसका प्रमाण क्या है भाई? गुरु ग्रह प्रबल कैसे समझे? बुध सर की फिर इनका कोई सॉल्यूशन भी है? जैसे आप बता रहे थे कि अगर शनि की उंगली लंबी है तो पेट की समस्याएं होती है, तो उनका कोई सॉल्यूशन भी होता है? रेणु जी, मैं कहता हूं सॉल्यूशन हर चीज का साइकोलॉजिकल लेवल पर ही है। ऐसे देखा जाए तो इसका कोई हल है नहीं, क्योंकि ये बन चुका है। मैंने क्या बताया आपको कि आप अगर इस चीज को अपने आप में देख लोगे, एक शांत पानी में ही आपका चेहरा आपको दिखे, एक अगर आप हिलते हुए पानी में खुद को देखना चाहेंगे तो आप खुद को नहीं देख पाए। इसलिए पहले आपको खुद को शांत होकर अपने आप को इस अभ्यास के साथ जोड़ के अंदर झांक के देखना होगा। अगर आप मानते हो कि इस अभ्यास को मैं अंदर महसूस कर रही, तो आपने पहली एग्जाम पास कर ली। फिर आपने आपको देख लिया, तो फिर देख के आपको खुद को बदलने की यात्रा आप शुरू कर सकते। नर से नारायण हो सकता है, आपके पास जो नहीं है वो आपके पास नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हमारे पास सभी सभी संभावनाओं का असीम खजाना छुपा है, जो हमारे हाथ में नहीं है फिर भी हम कर सकते हैं, जो हमारे चिन्हों में नहीं है लेकिन हम वो कर सकते हैं। ये हमारे साथ ईश्वर ने दी हुई सबसे बड़ी सौगात है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फिर जो भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये लोग निराशवादी है, तो इनको हमें सदैव आशावादी रखना होगा। उंगली का टेढ़ा हो जाना निराशवाद का पहला चरण है। वो कितनी टेढ़ी है, कैसी टेढ़ी है, पतली है, चपटी है, ये सारा अभ्यास मैं आपको दे ही रहा हूं। इनको पॉजिटिव करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप ये देखो कि आप निराशवादी हो क्या? आपकी उंगली हल्की सी भी टेढ़ी है, आप में निगेटिव भाव भरते हैं क्या, नकारात्मक भाव भरते हैं क्या? अगर हाँ है तो आप जरूर आपके सबके अलग अलग दृष्टिकोण मुझे मैसेज में साझा करें, ग्रुप के ऊपर लिखते रहें। ग्रुप सदैव हिलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, सदैव जिंदा लगना चाहिए, सोए हुए नहीं, सभी जागे हुए ज्ञानी लोगों का ग्रुप लगना चाहिए। आप जरूर साझा करें, मैं दृष्टिकोण को साझा कर रहा हूं, मैं पूरा धीरज करके मेरे दृष्टिकोण को बता रहा हूं। मुझे 100% गारंटी कि आपके अंतकरण में इन सारी चीजों का प्रमाण आपको मिल जाए। हाँ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा आपके अभ्यास के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं गलत ठहराने की कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ अभ्यासक है मेरे इस मंच पे। स्वयं प्रेम बंधु शुक्ला साहब बहुत श्रेष्ठ अभ्यासक, आकाश के बहुत बड़े प्रोफेसर है, वहां पे प्रमाणिक रूप से हस्त सामुद्रिक सिखाते हैं। मैं उनके अभ्यास को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको इतना निवेदन करूंगा कि इस अभ्यास को आप आपके अभ्यास में सम्मिलित करो। आपके जातकों के हाथ में इन चीजों को ढूंढो, देखो मिलता है तो बताओ, और आपको मिले, आपका इस अभ्यास के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर हम साइकोलॉजिकल सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए राजी हैं। मैं आपके हाथ के चक्र अभी अगले कल मैं आपको मध्यमा उंगली का चक्र कौन सा होता है और वो कैसे काम करता है वो भी बताने वाला हूं। चक्रों के बाद फिर चक्रों को सही करने के लिए भाव मुद्राएं हैं। वो तो सबको मालूम है कि चक्रों को संतुलित करने के लिए अलग अलग मुद्राएं करके बैठते हैं हम उंगलियों की। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठे की भाव मुद्राएं बनती है। ये साधनाएं भी है। बाकी मेरे पास मंत्र तंत्र कोई नहीं, मैं तो साइकोलॉजिकल उपाय दूंगा और विचार करने का एक दृष्टिकोण दूंगा, और उसी दृष्टिकोण के साथ हम अपने जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। और किसी का कोई सवाल है? रेणु जी, आपका संतुष्टिकरण हुआ क्या? आपको जवाब आपका पूरा मिला आपको, या अभी भी आपके दिल में कोई संदेह है? नहीं सर। ठीक, धन्यवाद। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हाँ बताइए। सर, जो आपने आर्च बताया था जी, वो आपने का बताया था कि वो लोग कमिटेड और डिवोटेड होते हैं। जी, जी, जी। ये सही है ना सर? ये मध्यमा पे होना चाहिए? नहीं नहीं, कहीं पर भी। अच्छा, कहीं पे भी हो। ओके।
आर्च आ गया यानी स्टेडी हो गया पर्सनैलिटी, स्थिर। ओके सर, यानी शांत। किसी पे भी हो। हाँ, तो वो पर्सनालिटी स्थिर हो जाएगा। अब जिस उंगली पे है उसके भाव तो बहुत स्थिर हो जाएंगे, जी और जीवन में बहुत सारी जगह वो आदमी स्थिर हो ही जाएगा। ओके। जिस उंगली का उस उंगली के तो भाव बहुत स्थिर हो जाएंगे, बाकी उंगलियों को भी वो सपोर्ट करेंगे, स्टडी हो और जाएगा। सर डबल लूप का आपने बताया था कि सदैव शासन करेगा, इज इट? नहीं नहीं नहीं, शासन कभी नहीं करेगा, ये सदैव संदेह से भरे होते हैं। ओके। ये प्रतिबद्ध नहीं है, किसी भी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अभी उन्होंने कह दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा, 100% करूंगा। आधे घंटे में बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा विचार करना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ तो बोला, लेकिन अब थोड़ी संदेह है दिल में, और मैं कुछ विचार करके बताऊंगा। और कुछ घंटों के बाद बोलेंगे नहीं भाई साहब शादी नहीं हो सकती आपकी। और ठीक है सर। हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद, मैंने बोला था कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन अब मैं राजी हूँ, वापस शादी हो जाएगी हमें। तो ऐसा मजेदार है वो डर्मिनोग्राफिक्स का। बीच में मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ। आप जी सर। वेदपाल जी, आप हंस हो, आप दूध बराबर पानी में से 2 बूंद भी गिरे तो बराबर 2 बूंद उठा लेते हो। अरे नहीं सर, मैं तो समझने, सर आप इतना मेहनत करके समझा रहे हैं, वी हैव टू मेक डबल द एफर्ट टू अंडरस्टैंड इट। मैं वही बोल रहा हूँ, आप इतने श्रेष्ठ ज्ञानी हो कि आप जो चीज ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो, उसके साथ जो 2-4 बूंदे भी गिर जाती उसको भी बिल्कुल सटीकता से पकड़ लेते हो। और ये हंस का काम है, वो तो जो लेना है उसको लेता ही लेता है। सर एक आपने इसमें ये बताया है कि यदि शनि की उंगली सामान्य लंबाई की हो, हाँ जी, हाँ जी। तो व्यक्ति, इसका सर सामान्य लंबाई को हाउ टू डिफाइन? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी लंबाई आपके जीवन और ओके। हृदय रेखा की लंबाई के अनुपात में हो तो वो सामान्य हो। दोनों एक जैसी हो गई यानी ये सामान्य हो गई, या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, सामान्य नहीं होगी। ओके। आप ये ध्यान में रखिए वेदपाल जी, और बाकी सारे अभ्यासकों को यही निवेदन है, जो भी साइंस सीखो उसको प्रमाण के साथ सीखो, जी अन्यथा आप साहित्य में फंस जाओगे, ऐसे ही हस्तरेखा में भी फंस जाओ। बिल्कुल सही सर। और सारे हस्तरेखा की किताबें केवल फंसाने का काम करती, कोई प्रमाण ही नहीं देता है। अरे भाई आपने जो बताया ठीक है, लेकिन इसको गिने कैसे, इसको पढ़े कैसे, इसको समझे कैसे? इसीलिए तो हस्तरेखा पढ़ने वाला 1% भी नहीं है। वैदिक पढ़ने वाले अगर 100 है तो हस्तरेखा वाला एक भी नहीं। और ये जो एक भी पढ़ रहा है ना, वो भी आदमी खुद की संतुष्टि के लिए भी झगड़ रहा है, दूसरे की संतुष्टि क्या करे। जबकि वैदिक वाला आपसे आगे चला जाता है, क्योंकि गणित है, सटीकता से बात करते हैं और ताकत से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि पूरा गणित है उनके पास। और हमारे को अगर गणित लेना है तो डर्मेटोग्राफिक्स की कक्षा में आना, वेदपाल जी मैं गणित भी दूंगा। सर एक्चुअली अभी हम लोग जो डर्मेटोग्लाइफिक्स में जाएंगे उसमें तो पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस ही है ना? मैथमेटिकल से पहले आपको थ्योरी, और थ्योरी के बाद जी मैथमेटिक्स। जी, करेक्ट सर, करेक्ट। पहले आपको थ्योरी सिखाएंगे फिर जी 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 सर, हमारी धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? संभवतः किसी का कोई सवाल नहीं है, फिर आज यहीं पे कक्षा को रोकते हैं, परसों के दिन वापस मिलेंगे। परम आदरणीय, हाँ जी राधा जी। हमारे हाथ में कंपोजिट बल है, हाँ जी अंगूठे पे है, बिल्कुल। पर हम कभी संशय में नहीं आते। हमने जो ठान लिया सो ठान लिया, वो ऐसा आप, क्यों? हाँ हाँ आपने बढ़िया सवाल पूछा है। आपके पास स्पाइरल इलोंगेटेड है, शुद्ध अग्नि तत्व है राधा जी, ये बहुत ज्यादा है आपकी उंगलियों में। जी 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 ये ध्यान में जी। लीजिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये शुद्ध अग्नि बैठा है। जो इन्होंने ठाना वो करके छोड़ा, ऐसा है। ये जो है ना, ये बहुत ही अलग किस्म का है। शुद्ध थोड़ा सा अग्नि वो आदरणीय, है। थोड़ा सा सबको बता दीजिए।
ये जो है शुद्ध अग्नि टेंटेड आर्च में और स्पाइरल इलोंगेटेड में है। ये लोग अपने उद्देश्य को पाने के लिए अत्यधिक अत्यधिक प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन इनके पास दो ही संभावना है, या तो आर या पार। राधा जी या तो 100% निभाएंगी या छोड़ के भाग जाएंगी, वो आपके पास रुकेंगे नहीं, बीच वाला रास्ता नहीं देते। बिल्कुल 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 या तो 100%। निभाएंगी, निभाना है तो फिर वो जान भी दे देंगी, और नहीं निभाना है तो फिर वो आपके विपक्ष में खड़ी हो जाएंगी पूरा। बिल्कुल, अरे वाह। आपके विपक्ष में, आप कौन हो इससे लेना देना नहीं, मैं आपसे जीवन भर बैर भी उतना ही ताकत से निभाऊं। आपसे जितना प्रेम सम्मान रखा उतना ही आपसे अब बैर भी रखेंगे। लेकिन राधा जी, अब आपने सवाल छेड़ा है और सबको आधी जानकारी न जाए इसलिए मैं बताऊं। जी जी। अंगूठा व्यक्तित्व है, तर्जनी कर्म है, और बाकी उंगलियां ज्ञान लेने के लिए बनी है। अंगूठे के चिन्ह को हम केवल व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन तर्जनी पे स्पाइरल इलोंगेटेड है। आपने जबान दे दी कि मैं आपका काम करूंगी, लेकिन दिल बड़ा आंदोलन चलता है। आपका कर्म तो आपके समर्पण के लिए काम करते रहता है, लेकिन दिल में बहुत आंदोलन होते हैं। ये मैंने क्यों लिया, मैं खुद को फंसा दिया, ना लेती तो अच्छा होता, बहुत बड़ा मैंने संकट मोल ले लिया, अब तो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको आपके साथ ही लड़ा था, लेकिन आपके जो कर्म है ना, वो टारगेट्स आपका स्पाइरल इलोंगेटेड कारण आर या पार वाले, करो या मरो, या तो करूंगी या फिर नहीं करूँ। जी जी। थोड़ा ऐसा नहीं होगा तो 100% होगा, नहीं तो नहीं। तो विचारों की बात अलग होती है और कर्मों की बात अलग। तर्जनी के चिन्ह का बड़ा महत्व है। अंगूठे के चिन्ह और तर्जनी, प्री फ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब, इन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध चलता है पूरे दिन। तो आप आपके अंदर थोड़ा झांक के देखो, आपने जिस कार्य को लिया है वो करे या ना करे, उसके प्रति जो आप शुरू में आपका जो उसके रुझान है, वो कुछ पलों में रुझान बदल जाता है। लेकिन मान लीजिए शुरू के रुझान में आपने जो कार्य करने का प्रारंभ कर दिया, फिर इधर रुझान बदला, तो वो आपके अंदर की लड़ाई हो गई। आपके हाथ तो काम वही करेंगे जो आपने चुना, लेकिन अंदर बराबर लड़ाई चलती रहती। अब इसको आप कबूल करो तो इस कक्षा का मैं अंत करूं। राधा जी। हेलो सर, हेलो, आवाज आई सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी जी। वैसे शायद सर थोड़ा सा ना, आपने थोड़ा मेरी कनिष्ठा का भी प्रभाव बता रखा है, तो हो सकता है कि उसके कारण सोच समझ के ये सब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है सर। देखिए, संशय में, नहीं नहीं, संशय में मैं जैसे कि मुझे करना है, अगर जैसे ये क्लास करनी थी, तो मैं आज तक कभी संशय में आई नहीं सर। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप जी सर। संदेह में नित्य रहती हो, बार बार रहती हो, पल पल रहती हो। आपने कोई भी कार्य चुना और उसको उसी समय शुरू कर दिया, तो वो जो आपका कार्य शुरू हो गया, वो उसके अंजाम तक पहुंच के ही रहेगा, बीच में वो फिर नहीं छूटेगा। जी जी, परम आदरणीय जी। लेकिन आपने जो कार्य चुना, वो क्यों चुना, और ये अब निभाना है या नहीं निभाना, इसके लिए आपके अंदर एक विचारों का युद्ध आपके अंदर चलता है। उसका आपके कार्य पे असर नहीं होगा, ये मुझे अंगूठे पे चिन्ह बैठा है, वो तर्जनी पे नहीं। अंगूठा विचार है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के अंदर तो बहुत सारी लड़ाइयां रोज चलती है इनसे, लेकिन आपके हाथ वो काम अंत तक करते रहेंगे, क्योंकि एक बार जबान दे दी है, काम ले लिया है। हाँ, यहाँ पे अगर आपके कार्य के प्रति किसी ने संदेह जता दिया, किसी ने आपको आपके कार्य में गलत ठहरा दिया, आपके कार्य के ऊपर किसी ने
आपको उंगली कर दी, आपको गलत ठहरा के आपके प्रति कुछ अच्छे शब्द नहीं रखे, तो आप आपका किया हुआ धरा सब छोड़ के निकल जाएंगे। इतना ये स्पाइरल इलोंगेटेड, जी जी 100%। मतलब आपकी सारी संपत्ति 1 मिनट में छोड़ने की क्षमता भी आप रखती हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे आपके आत्मसम्मान से ज्यादा बड़ा आपके जीवन में कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है ना सारी चीज बिल्कुल है, बिल्कुल जी। ये इन लोगों के दिल में संदेह कर देगी। तो हम इसको व्यक्तिगत स्तर पे चर्चा करेंगे, नहीं तो ये सभी अभ्यास दूसरी दिशा में जाएगा और सारे लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे इसी कारण सर डर्मेटोग्राफिक्स बहुत पसंद है। जी 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 ये बिल्कुल 100% सत्य बताता है। जी जी जी। अब अगली कक्षा इसमें कोई किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता। तो मुझे वेदपाल जी इसलिए के साथ, डर्मेटोग्राफिक्स बहुत ज्यादा पसंद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेदपाल जी के साथ अगली कक्षा का जरूर हम आयोजन हेलो करें। पहले विद्यार्थी के स्तर पे उन्होंने अपना निवेदन मुझे दे दिया है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कोई बात नमस्ते सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, आज थोड़ा जुड़ने में लेट हो गया, इसलिए पहले तो माफी चाहूंगी, किसी कारण जुड़ नहीं पाई मैं। नहीं कोई और मुख्य बात यह है सर कि आपने जो अभी बोला ये बिल्कुल 100% है कि लोग किताबें लिखते हैं, अध्ययन देते हैं, पर कोई प्रमाण सही से बताते नहीं है। हाँ जी और वैदिक में गणित होने के कारण वहाँ पे ग्रोथ जल्दी होती है। जी पर आपने हमें जब भी कोई प्रमाण बताया है, कोई लक्षण बताया है, जब भी आपने पढ़ाया, आपका लास्ट जो एक सिग्नेचर लाइन हमेशा हमें अध्ययन देते हुए रही है कि मेरे बात को भी प्रमाण मत मानो, आप खुद इसे परखो, 5-50-100 हाथों पे देखो, और आपको ये चीज मिले तो उस अभ्यास को मानो। और सर वो हमने जब भी किया तो सही पाया है, धन्यवाद, यही कहना है सर। थैंक यू और थैंक यू। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कह रहे हो वो प्रमाणित ही है, और नहीं, वो आप अगर ऐसा है तो वैसा होता ही है, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने इतने साल देखा है, मैं उसी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं कहीं का माल उठा के आपके पास नहीं लेके आया हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, वही रख रहा हूँ। आपको इसमें कोई गलत चीज नहीं मिलेगी, और आपको इस अभ्यास को आपके अभ्यास में अंतर्भाव करने के बाद कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। और आप कैसे अध्ययन देते हैं, ये अगर कोई हमें पूछता है तो हम बाकी कुछ नहीं कहते, यही एक लाइन कहते हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। राकेश भाई साहब भी पधारे हैं, मुझे शुरू में उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। राकेश भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। नवीन पराशर जी साहब से भी मिलने की, बात करने की बड़ी मनीषा थी, शुरू में वो जुड़े कि नहीं मुझे दिख नहीं रहा था। और नवीन भाई साहब, क्या आप हमारी सारी यात्रा से संतुष्ट हैं? आपको ये यात्रा, ये अभ्यास और ये सारा जो तरीका है, इसको आप प्रमाणित करते हो, इसको स्वीकृति देते हो, इसको मानते हो, क्या लगता है आपको? जी सर जी, आपके अनुभव के आधार पे सभी चीजें सही निकलती है लगभग, लेकिन वो अधिक अभ्यास नहीं होने के कारण हम देख नहीं पाते। जी 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 जी, संभव है। लेकिन आपके बारे में मैंने शुरू में, कक्षा शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जी नवीन के साथ बात करने की इच्छा बड़ी है। जीवन बिल्कुल में सर। आपको, ईश्वर ने आपको सदैव आपके कार्य से ज्यादा सम्मान दिया। जी आपने जितनी मेहनत करी उससे कई गुना ज्यादा पाया, और इसके कारण आप बहुत नसीब वाले आदमी हो, और बहुत नसीब वाले लोगों के ऊपरी पायदान पर बैठे हो। क्या आप इसको मानते हो? जी सर। क्योंकि बबीता कुमारी जी ने मुझे पूछा था कि ये सकारात्मक सोच है। ऐसा नहीं है बबीता जी, सकारात्मक सोच तो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन ये इनके हाथ में योगी ऐसा है, दो लाइनें जो एक दूसरे को काटती हैं, वो अगर एक हो जाए तो नसीब अपनी बहुत विशेष स्थिति में चला जाता है, और ऐसे लोग जीवन का आनंद बहुत सहजता से और सरलता से लेते हैं। लोग इनके लिए काम करते हैं और नवीन जी उसका आनंद लेते हैं। तो नवीन जी बड़े नसीब वाले हैं,
इनकी इनकी जो हस्तरेखा है, मस्तक रेखा, भाग्य रेखा, इसको जरूर सभी लोग अभ्यास में रखें। सर एक बार वो जरा दिखा दीजिए आपका वो मैं नवीन जी को ही विनती करूंगा, एक फ्रेश फोटो लेके आप कक्षा में भेज दें। जी 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 चलिए आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे सर। राधे राधे, धन्यवाद। राम राम जी।